हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। कंपोजिट फंक्शन के ऊपर हम आज का सेशन लेने वाले हैं। और कंपोजिट फंक्शन में बहुत सारे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। और अगर आप रिसेंट ईयर में देखिएगा तो कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा भी आए हैं, है ना। 2024 का भी आप खंगाल के देखिएगा पेपर, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, कंपोजिट फंक्शन के सवाल रहते हैं। और बच्चों को अक्सर इस पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी परेशानी आती है। तो बिल्कुल आज हम गॉड लेवल प्रिपरेशन करने वाले हैं। और कंपोजिट फंक्शन में बहुत वैरायटी के सवाल हमने लिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से मिक्स्ड है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि सर इसके कॉम्पोजिशन की कॉन्टिन्यूटी या कॉम्पोजिशन की डिफरेंशियबिलिटी सर चेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस तरह के भी सवाल हैं और बिल्कुल रेलेवेंट टेस्ट है, क्योंकि जेई मेन जे एडवांस के ही सवाल हैं। तो अपन ज़्यादा दाएं बाएं तो करेंगे नहीं, है ना। और बिल्कुल उसको बेसिक से देखेंगे कि किस तरीके से हम उस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। हो सकता हो स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगे कि यार थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा, उस तरह के सवालों को और ज़्यादा कीजिएगा, तो चीज़ें थोड़ी ढंग की हो जाएंगी, राइट। और इसमें कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, है ना। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के कॉम्पोजिशंस में भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है कि ग्राफिकली कैसे करना है, क्या करना है। तो उन सब चीज़ों को भी हम बहुत काफ़ी तसल्ली से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है दोस्तों। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से चाहें तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना वो उठा सकते हैं आप, है ना। तो क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ आपको डायरेक्टली मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो उसको ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ टेलीग्राम चैनल का, वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि देखिए कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ आ चुका है बच्चों आपके सामने। टेलीग्राम चैनल का पता है दोस्तों, वो है t.me/अमरनाथ आनंद सर। इसके साथ एक एसोसिएटेड डिस्कशन ग्रुप भी है, जिसमें बच्चे अपनी क्वेरीज वगैरह भी डालते हैं, अपने टाइम टेबल को शेयर करते हैं, है ना। तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और वो है अन्ना सेना के नाम से। तो इससे एसोसिएटेड है। तो जैसे ही आप इसके चैनल पे जाइएगा, है ना, इस चैनल पे जाइएगा, तो जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा तो आपको वहाँ एसोसिएटेड एक ग्रुप दिखा देगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। थोड़ा सा पहले मैं बेसिक आइडिया देता हूँ कंपोजिट फंक्शंस क्या हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, समझ में आएगा। और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आई होप थोड़ा बहुत डेफिनेशन पता हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पता हो तो भी हम बेसिक से ही देखने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, है ना। बस हम इस तरह के नोटेशन को थोड़ा यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन है जो ए से बी में। तो इसी तरीके से एक और फंक्शन है जी और वो है बी से सी में। तो हालांकि एक फंक्शन एफ ए से बी में है, एक फंक्शन जी बी से सी में है, और एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं बच्चों जो इन दोनों का कॉम्पोजिट है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इन शॉर्ट हम इसको जीओ एफ भी बोल देते हैं ना। तो ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है ये डिफाइंड होता है फ्रॉम ए से सी, ठीक है। तो एफ एक फंक्शन है ए से बी में, सेट ए से सेट बी में। जी तुम्हारा फंक्शन है बी से सी में। और जीओ एफ जो फंक्शन है ना ए से सी में, है ना, ए से सी में डिफाइंड होगा, ठीक है ना। इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, है ना। और इसको हम जनरली डिफाइन कैसे करते हैं कि जो जीओ एफ ऑफ एक्स है ना, जीओ एफ फंक्शन उसको बोलते हैं, जीओ एफ फंक्शन ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको अगर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा और आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि एक फंक्शन हम लोगों ने एफ लिया है फ्रॉम ए से बी, लाइक दिस, एफ एक्स ए से बी। और एक फंक्शन हमने जी एक्स लिया है फ्रॉम बी टू सी। इस तरीके से हमने एक दूसरा फंक्शन लिया है। सिंपल सी बात है। तो ये जो जीओ एफ फंक्शन है ना, जीओ एफ फंक्शन है, ये कहां से कहां में डिफाइंड होगा? ये डिफाइंड होगा बच्चों आपका, है ना, ए से सी। ये जीओ फंक्शन जीओ एफ, है ना, ये किससे किस में डिफाइंड हो रहा है? सेट ए से सेट सी में। जैसे मान लो कि इसमें कोई एलिमेंट है आपका x1, एफ x1 पे अगर ऑपरेट करता है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा,
है ना, और हम मानते हैं कि वो वैल्यू देता है मान लो x2, x2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b, तो g अब x2 पे ऑपरेट करेगा और ये आपका मान लीजिए कुछ देता है x3। तो यानी हम यहां पे क्या कहने वाले हैं, हम यहां पे क्या कहने वाले हैं कि g ऑफ x1, यानी जो GOF फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है वो जब x1 इनपुट लेगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, x3 आउटपुट मिलेगा, x3 आउटपुट मिलेगा। और उसको जनरलाइज करना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि इसमें कोई एलिमेंट है x, fx जब इस पे ऑपरेट करेगा बच्चों तो x का ये क्या बना देगा, बताओ x का क्या बना देगा, सोचो, है ना। तो अगर जैसे 1 इनपुट लेता है तो f1 बना देगा, 2 इनपुट लेता है तो f2 आउटपुट आता है ना। अगर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, साइन एक्स है ना, कॉस एक्स है, किस तरह का फंक्शन है ना, तो उसके हिसाब से फिर हम इनपुट और उसके आधार पे क्या आउटपुट लेते हैं। तो हमने बोला कि मान लो x इनपुट रखते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, fx। अब gx के लिए क्या सीन है बेटा, gx के लिए सीन क्या है कि ये जो fx है ना ये b के डोमेन का है। जैसे हमने बोला ना कि f के डोमेन में मान लो x एलिमेंट है, तो f के डोमेन में अगर x एलिमेंट हो तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो fx है। अब g के लिए तो क्या है, ये चीज इनपुट के तौर पे यूज होगी fx, तो g जब ये इनपुट fx लेगा तो ये आउटपुट क्या देगा, तो सर ये जो आउटपुट देगा दैट इज g ऑफ fx। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा समझना चाहें यहां पे कि जब हमने x1 इनपुट डाला तो ये जो x2 है, ये x2 क्या है, ये x2 है मेरे भाई f ऑफ x1। ठीक है, कोई बोले x3 क्या है सर, तो x3 इज बेसिकली व्हाट, g ऑफ x2, है ना, क्योंकि x2 इनपुट लिया होगा g ने और x3 आउटपुट दिया होगा, और x2 खुद क्या है, x2 खुद है बेटा, यहां से देख सकते हैं f ऑफ x1, तो दिस इज g ऑफ f ऑफ x1। तब आप देख सकते हैं कि ना कि g ऑफ f ऑफ x1 इज सेम एज व्हाट, g ऑफ f ऑफ x1। तो दैट्स वाई वी से कि जो GOF फंक्शन है ना, GOF फंक्शन है ना, GOF फंक्शन है, that will be defined as g of f of x for all x belongs to a, for all x belongs to a। तो ये बहुत सिंपल सा ही वैसे देखा जाए तो डेफिनेशन है। जैसे तो g of f of x, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले g of f x की बात कीजिएगा तो x का पहले f इमेज मिलेगा और फिर उसका g इमेज मिलेगा, देखो है ना, इसको तोड़ के देखो तो x का पहले क्या मिला, f इमेज fx, और फिर fx मिलने के बाद फिर क्या मिला उसका g इमेज। तो दिस इज हाउ वी कंपोज g ऑफ f ऑफ x, दिस इज हाउ वी कंपोज g ऑफ f ऑफ x। अगर f ऑफ gx बनाना होता, तो अगर f ऑफ gx बनाना होता बच्चों तो उसको हम लोग लिखते हैं फॉर, है ना, एंड दैट इज आइडेंटिकल टू व्हाट, f ऑफ g ऑफ x। इस तरीके से हम लोग, है ना, इन नोटेशंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप f ऑफ gx बनाइएगा तो सबसे पहले पहले कौन आएगा, gx, और उसके बाद कौन आएगा, fx, उसके बाद कौन आएगा, fx। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक f ऑफ gx। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए ना तो यहां डिफाइन करते वक्त कुछ चतुराई की गई है, कुछ चतुराई की गई है। आप अगर ध्यान से देखें तो एक फंक्शन है a से b और एक फंक्शन g जो है वो b से c लिया गया है। यहां पे जब डिफाइन कर रहे होते हैं ना तो हम जानबूझ के इस तरीके से सेट्स को उठा रहे होते हैं। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि डिफाइनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि सर जरूरी थोड़ी है कि अगर f a से b हो तो g b से c ही होगा। हो सकता हो कि f जो है कोई सेट a से b1 में हो, है ना। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो हाल क्या है कि ये तो बिल्कुल सिंपल आइडियल केस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं कि एक फंक्शन a से b है, g b से c है, और इस तरीके से हमने g ऑफ f फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया, है ना, कहां से कहां तक, a से c और ये सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आप थोड़ा और डीप जाके सोचिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि हम जब भी दो फंक्शंस कंपोज कर रहे हो तो उसमें से एक फंक्शन a से b होगा, दूसरा b से c होगा। दे कैन बी वेरी रैंडम सेट, है ना। ऐसा हो सकता हो कि सर f जो है वो किसी सेट a1 से b1 में हो, g जो है वो b2 से
है ना, समथिंग C2 में हो, ऐसा कुछ हो, है ना, ऐसा कुछ हो, है ना। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों जो सेट हैं ये सेम ही हो। मेन पॉइंट मेरा बस यही है। वो तो डिफाइन करने के क्रम में थे, है ना, डिफाइन करने के क्रम में थे, तो हमने इन दोनों सेट को सेम मान लिया। और डेफिनेशन के लिए क्या हुआ कि बड़ा आसानी से डिफाइन हो गया। तो कोई बोले कि सर अगर मान लीजिए, ये खैर मैंने आपको अपनी तरफ से ही बतलाया है ना, अगर आपके दिमाग में ऐसा डाउट आया हो तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स कि आपके अंदर क्वेश्चन करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, राइट। और क्वेश्चन करने की अगर कैपेबिलिटी अच्छी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कैपेबिलिटी आपकी काफी अच्छी रही होगी, राइट। तो हमने बोला कि अगर मान लीजिए कि A1 से B1 है, कोई सेट A1 से B1 में एक फंक्शन f है और कोई फंक्शन g B2 से C2 है, तो कोई बोले कि सर फिर अब जियो एफ डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, क्या जियो एफ डिफाइंड होगा? पहला सवाल जियो एफ क्या डिफाइंड होगा? पहला सवाल तो यही है कि जियो एफ क्या डिफाइंड होगा। अब बात ये कि हाँ भाई डिफाइंड होगा या नहीं होगा ये तो समझना पड़ेगा थोड़ा। दूसरा सवाल ये कि जियो एफ का डोमेन क्या होगा। जैसे यहां पे अगर आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा तो आपको जियो एफ का डोमेन समझ में आ जाएगा। क्यों सर? ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका इमेज मिलेगा बी में, राइट। तभी तो फंक्शन एफ है ना। तो एफ ए से बी में डिफाइंड है तो बी को डोमेन होता है, याद कीजिए आप, है ना। ए डोमेन होता है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज इसमें मिल जाएगा। और फिर इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट्स आए, ठीक है, उनका इमेज फिर इधर मिल जाएगा जी के हिसाब से। तो यानी जी ऑफ एफ एक्स का जब डोमेन देखिएगा तो इन सारे पॉइंट्स पे, एक एक सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड है ना। एक बार और सोचिए, है ना, क्योंकि ये चीजें, है ना, सिर्फ बोल के नहीं समझी जा सकती, इसको थोड़ा सा अपने से फील करना पड़ेगा। जैसे अभी प्रेजेंट केस है, मान लो कि यही दो एलिमेंट्स हैं, तो मैं पूछूंगा कितने, क्या क्या डोमेन है। मैंने तुमसे पूछा जी ऑफ एफ का डोमेन क्या है, तो तुम बोलोगे सर x1 और x, क्योंकि इन दोनों पे डिफाइंड है। तो यानी सेट ए ही तो बोला ना तुमने, कुल मिला के क्या बोला तुमने? सेट ए बोला। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला कि ए कोई ना कोई सेट होगा, बी भी कोई ना कोई सेट होगा, और सी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइंड है, सोचो, तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबका यूनिक इमेज बी में मिलेगा। यही तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं ए में उन सबका यूनिक इमेज मिलेगा बी में। फिर जी भी फंक्शन है बी से सी में, तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबका यूनिक इमेज मिलेगा सी में। तो मैं जब जीओ एफ के डिफिनेशन की बात करूंगा तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका इमेज इसमें मिलेगा ना बेटा सी में। तो यानी कि अगर इन सबका एलिमेंट इसमें इमेज सी में मिलेगा तो यानी कि जो जी ऑफ एफ का डोमेन है वो ए है। लेकिन क्या जी ऑफ एफ का डोमेन हमेशा ए ही रहेगा या ए के अलावा भी हो सकता है? कोई बोले हाँ सर A1 हो सकता है, A2 हो सकता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पे ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पहली चीज कि जब हम इस तरह के सिचुएशन में चल रहे होंगे, है ना, जब ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा होगा कि f इज फ्रॉम A1 से B1, g इज फ्रॉम B2 से C2, तो क्या g ऑफ f डिफाइन होगा? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन है क्या कि g ऑफ f का जो डोमेन है क्या वो सेम एज f का डोमेन होगा? ये सवाल है, ये सवाल। जैसे यहां पे तो मुझे दिख गया कि भाई जियो एफ का जो डोमेन है वही एफ का भी डोमेन है, क्योंकि एफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं जहां पे डिफाइंड है एफ, उन सब के कोरोस्पॉन्डिंग बी में कोई ना कोई इमेज मिलेगा, और बी में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का इमेज सी में मिलेगा। तो इसके जितने भी, इनके जितने भी इमेज आए होंगे बी में उनका इमेज तो मिलना ही है ना, सी में तय है इमेज मिलना। जब सी में इमेज मिलना तय है तो इसका मतलब जियो एफ का डोमेन और एफ का डोमेन सेम है। बट क्या ऐसा हमेशा होगा? आपके लिए पहला चैलेंज तो यही है कि आपको ये पहले सोचना है कि भाई क्या होगा इस केस में, है ना। तो मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कि बच्चों हम लोगों ने लिया कोई फंक्शन एफ है ना, R2 0 से इंफिनिटी, एंड द फंक्शन इज e की बार x। और gx फंक्शन हमने लिया, मान लो इसका डोमेन हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं ना बच्चों, -1 से 1, है ना, टू R gx इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है।
और या आर नहीं डिफाइन करते हैं, इसको कुछ और ही सेट हम डिफाइन कर देते हैं। इसको हमने डिफाइन कर लिया, मान लो -2 से 2 रख लिया इसका कोड में। तो आप ध्यान से देखिए, ये मेरे लिए A1 हो गया, ये मेरे लिए क्या होगा B1, ये मेरे लिए क्या हो गया B2, और ये मेरे लिए क्या हो गया C2। ऐसा करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है ना कि सब अलग अलग सेट है, ऐसा है ना। और इस तरीके से मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ना। आप कोई पूछे कि सर पहली चीज कि g ऑफ fx डिफाइंड होगा, यस और नो, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या g ऑफ fx का डोमेन है ना, क्या g ऑफ fx का डोमेन है ना और fx का डोमेन सेम होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि क्या g ऑफ fx डिफाइंड होगा, तो मेरा आंसर है कि यस डिफाइंड होगा, सर्टेनली डिफाइंड होगा। और किस तरीके से डिफाइंड होगा वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको पहले फील दिलाता हूं कि क्या होगा। तो हमने बोला कि एक है आपका r से, है ना, r से 0 से इंफिनिटी, एंड दिस फंक्शन इज e की पावर x, ठीक है, e की पावर x। और एक फंक्शन है ना, कहां से कहां तक है बच्चों, -1 से 1 इसमें है, से -2 से 2। और ये फंक्शन है आपका gx, ये फंक्शन है आपका gx, एंड दैट इज x²। सुनिएगा ध्यान से। तो इसमें देखो डोमेन इसका तो r है, यानी कि -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज होंगे, है ना। और उन सबके कोरोस्पॉन्डिंग जो ये डोमेन देगा, सॉरी रेंज देगा, है ना, वो कहां से कहां होंगी होंगी ओपन 0 से इंफिनिटी, है ना। इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, उसका जो इमेज मिलेगा, है ना, 0 छोड़ के मिलेगा, सारे मिलेंगे। यहां पे -1 से 1 है, समझिएगा एकदम, बहुत ध्यान समझिएगा, है ना। और इधर है मान लो -2 से 2, ठीक है। तो देखो g अपना काम कर रहा होगा ना, g में -1 से 1 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, अगर ये फंक्शन x² है तो 0 से 1 के बीच में जितने, है ना, वैल्यूज है ना, वो सब देगा, ठीक है ना। इन फंक्शन को इंडिविजुअली कोई लेना देना नहीं है कि g ऑफ fx डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। fx कैसा काम कर रहा होगा, fx काम कर रहा होगा कि भाई उसमें -इंफिनिटी से इंफिनिटी की वैल्यूज आप डाल दोगे, है ना, और उसके बाद उसका जो रेंज है या उसका जो इमेज है वो 0 से इंफिनिटी आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो e की पावर x का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। e की पावर x का ग्राफ आपने देखा ही होगा कि इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है ना। इस तरह का ग्राफ बनने का मतलब क्या हुआ कि भाई जो इसका रेंज है ना, वो 0 से बढ़ते 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 कहां चला जाएगा, इंफिनिटी। दिस इज व्हाट e की पावर x स्पीक्स। ऐसे ही अगर y इक्वल टू x² में अगर तुमने -1 से 1 के बीच में अगर डोमेन रखा है दोस्त, है ना, -1 से 1 के बीच का डोमेन रखा है आपने, है ना, -1 से 1 अगर तुम वैल्यूज इनपुट डालते हो तो उसका रेंज कहां से कहां तक आएगा, 0 से 1, 1 से 0 जाएगा और फिर 0 से कहां तक जाएगा, 1, यही होगा। तो भाई कॉम्पोजिशन इसको नहीं पता, ये फंक्शन तो अपना जैसा बिहेव हो वैसा करेगा, लेकिन g ऑफ fx अब कहां से कहां डिफाइंड होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो भाई g ऑफ fx लेगा तो, है ना, जैसे हमने यहां बोला ना कि g ऑफ fx जो है वो a से c में डिफाइंड होगा, तो यहां पे g ऑफ fx कहां से कहां तक डिफाइंड होगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि g ऑफ fx डिफाइंड होने के लिए आप x की वैल्यूज तो पहले f में ही इनपुट कीजिएगा, है ना, और उसके बाद जो fx की वैल्यूज आएंगी वो g में इनपुट हो रही होंगी। तो यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा कि यहां से यहां डिफाइंड होगा फंक्शन। मतलब आप ऐसे सोच लीजिए कि जो g ऑफ fx डिफाइंड होगा दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट सेट टू लास्ट सेट। लेकिन इसमें अब एक थोड़ा सा छोटा सा पंगा है। पंगा क्या है ना, पंगा क्या है वो सुनिएगा। पंगा ये है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है 0 से इंफिनिटी के बीच में, राइट, जो इसमें हैं, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात कहता हूं कि जैसे x इक्वल टू 1 पे मान लो, है ना, ये कौन सी वैल्यू देगा, e देगा, है ना, थोड़ा क्लैरिटी से सोचिएगा। x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू देगा e, है ना, e की पावर x फंक्शन है। बट e मेरे भाई
जी के डोमेन में तो है ही नहीं, जी का डोमेन तो -1 से 1 के बीच में। तो जी फंक्शन क्या है, इस ई के कोरोस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू देगा? जैसे मैंने क्या बोला, आप उसको ऐसे समझिए कि हमने बोला क्या कि हमने एक्स की जगह यहां 1 रखा, 1 रखते ही एफ ऑफ 1 क्या हो गया बेटा, ई के बराबर हो गया। बट क्या जी ऑफ ई डिफाइंड है? आंसर इज सर जी ऑफ ई तो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जी एक्स का खुद का डोमेन है, जी एक्स का जो खुद का डोमेन है, उसमें एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक जा सकती है। अब ये बोल रहा है ई रखो, तो ई पे तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि कॉम्पोजिशन डिफाइंड नहीं होगा। या फिर यूं कह लें कि कॉम्पोजिशन तभी डिफाइंड हो सकता है जब हम एफ एक्स की वैल्यूज को देखें तो वो -1 से 1 के बीच की हो। फिर से एक बार सोचें कि अगर हमने एक्स की वैल्यूज यहां रखे ने चालू करी, रखते जा रहे हैं, अगर ये एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है, अगर वो वैल्यूज -1 से 1 के बीच में है, एफ एक्स की वैल्यूज निकलकर, तो जी उन पे ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि जी का डोमेन ही -1 से 1 है। लेकिन अगर -1 से 1 के बाहर कोई एफ एक्स वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, तो जी उस पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा और उसके कोरोस्पॉन्डिंग जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं इसी बात को, काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि हमने जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन करने की सोची है ना। एफ एक्स जी एक्स अपना जैसे बिहेव कर रहा है मस्त टाइप, कोई दिक्कत नहीं है उसको, जी एक्स एफ एक्स के ऊपर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जी एक्स एफ एक्स जैसा है वैसा है, उसको जी ऑफ एफ एक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जी ऑफ एफ एक्स को एफ एक्स और जी एक्स दोनों से मतलब है। मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम एक्स की वैल्यू जैसे रखना चालू करेंगे जी ऑफ एफ एक्स के लिए, है ना, यहां पे देखिएगा, ये अभी जो मैंने बनाया, तो मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू जब यहां रखनी चालू कीजिएगा, आप एक्स की वैल्यूज क्या रखिएगा, जो एफ एक्स में रखते आ रहे थे। एफ एक्स में क्या रखते आ रहे थे, -∞ से इंफिनिटी रखिएगा। यहां पे जैसे ही आप -∞ से इंफिनिटी की बरसात डालिएगा इसमें ना, खट 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 खट, -∞ से इंफिनिटी की वैल्यूज डालिएगा, एफ एक्स वैल्यूज कहां से कहां तक देगा, 0 से इंफिनिटी। लेकिन जब एफ एक्स 0 से इंफिनिटी में वैल्यूज दे रहा होगा, तो जी हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग इमेज तो दे ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि जी का डोमेन क्या है, -1 से 1। जी डेफिनेटली उन वैल्यूज पे कभी काम नहीं कर पाएगा, उन वैल्यूज पे बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा जो उसके डोमेन में नहीं है, यानी कि एफ एक्स की रेंज की वो वैल्यूज, समझ गए? यानी कि एफ एक्स की, है ना, एफ एक्स की इधर लिख रहे हैं रेंज की वो वैल्यूज जो जीएक्स के डोमेन में नहीं है, उस पे जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। यस सर, ये बात अब समझ में आ गई कि भाई अगर हम x की वैल्यूज रखते जाएंगे जी ऑफ एफ एक्स के अंदर, है ना, तो हमने x की वैल्यूज ली, पहले एफ एक्स निकलेगा, जैसे हमने x को 1 रखा तो एफ ऑफ 1 ई दिया, एफ ऑफ 1 क्योंकि एफ एक्स ई की पावर एक्स है, जी ऑफ ई डिफाइन नहीं होगा। लेकिन हमने x की वैल्यू यहां पे 0 रखी, तो हमने बोला कि अच्छा भाई, तो इसका मतलब हो गया कि जी ऑफ एफ ऑफ 0 हुआ, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई, ई की पावर 0, ई की पावर 0 इज 1। क्या जीवन डिफाइंड होगा? यस, जीवन डिफाइंड होगा, क्योंकि 1 डोमेन में है तो ये वैल्यू देगा 1। तो यानी यहां पे बहुत सिंपल खेल है जो कि अब समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से सर आपने क्लियर कर दिया कि भाई जब हम x की वैल्यूज उसमें रखना चालू करेंगे तो fx जो वैल्यूज दे रहा होगा, यानी fx की जो रेंज की जो वैल्यूज जो gx के डोमेन में हैं, बस उन्हीं के कोरोस्पॉन्डिंग g ऑफ fx डिफाइंड होगा। यानी यहां से यह बात सिद्ध होती है कि g ऑफ fx और fx का डोमेन जरूरी नहीं है कि सेम होगा। यानी यहां पे जो हमने दो सवाल पूछे थे कि क्या g ऑफ fx डिफाइंड होगा, यस डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा, लेकिन g ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स का डोमेन सेम नहीं होगा। कोई बोले सर कैसे निकालेंगे g ऑफ एफ एक्स का डोमेन? तो इसके लिए सिंपल है बच्चों कि हमने बोला कि भाई -1 से 1 एफ एक्स का रेंज चाहिए मुझे, है ना, और रेंज यहां पे एफ एक्स का क्या देख रहा है, 0 से इंफिनिटी। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमें जो एफ एक्स के रेंज में, है ना, एफ एक्स के रेंज में जो -1 से 1 आ रहा हो, है ना, जो कि दिख रहा है कि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, है ना, तो यानी एफ एक्स जब 0 से 1 ले रहा होगा ना वैल्यूज, तो ही काम हो पाएगा। एफ एक्स मतलब ई की बार एक्स, ई की बार एक्स बेटा 0 से 1 लेगा, मतलब एक्स की वैल्यू होंगी सर -∞ से 0, है ना। आप देखो ई की बार एक्स 0 से 1 कब हो रहा है, ये 1 वाला पॉइंट है, ये 1 वाला पॉइंट है ना, तो ई की बार एक्स 0 से 1 की तरफ कब जाएगा, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी ये है एक्चुअली डोमेन किसका,
ये है डोमेन एक्चुअली किसका, जी ऑफ एफ एक्स का। अब आप फिर से देखिए, मैं उल्टा आपको अब शो करने की कोशिश करूंगा। जब x की वैल्यू बेटा माइनस इंफिनिटी से जीरो डाली गया, यहां देखिएगा, तो एफ एक्स कहां से कहां तक की वैल्यूज डालेगा, है ना। यहां x मैंने डाला क्या, माइनस इंफिनिटी से जीरो। बेसिकली एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बेसिकली सर ई की पावर एक्स है। तो अगर मैंने x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से जीरो डाली तो e की पावर x कहां से कहां तक की वैल्यू देगा सर जी, ये देगा 0 से 1, 0 से 1। और क्या g 0 से 1 की वैल्यूज पे डिफाइंड होगा, आंसर इज यस, क्योंकि gx का डोमेन क्या है बेटा, -1 से 1। fx कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा, तो हमें नेगेटिव के लिए सोचना ही नहीं है। यानी कि डोमेन क्या होगा, g ऑफ fx का माइनस इंफिनिटी 0, और fx का डोमेन क्या है बेटा, r। fx का डोमेन क्या है, r। क्या दोनों सेम है, नो नहीं सेम। यानी कि हम लोगों ने g ऑफ fx बस इसी के लिए डिफाइंड होगा, है ना। बहुत बार लोग इस तरीके से भी ट्राई कर लेते हैं ना कि g ऑफ fx पहले निकाल लो, उससे डोमेन निकालना आसान हो जाएगा। कि हमने बोला कि भाई g ऑफ e की पावर x हो गया, है ना, और e की पावर x को फिर कहां से कहां तक, क्योंकि g का डोमेन है -1 से 1, तो e की पावर x को फिर से -1 से 1 के बीच में घुमा दीजिए, और वहां से x फिर से माइनस इंफिनिटी 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कब डिफाइन हो सकता है, कब डिफाइन नहीं हो सकता। मतलब क्लियर है कि जब हम डेफिनेशन के फ्रेम में रहते हैं ना, कि हमने बोला कि f a से b है, g b से c है बेटा, है ना, तो वहां पे हम दोनों जानबूझ के जो सेट है ना, a से b, b से c सेम ले लेते हैं, सो दैट कि g ऑफ f की डिफाइनिंग में ना हमें प्रॉब्लम नहीं है, पंगा नहीं है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन, यानी कि रियल सिचुएशन, और ये जो आइडियल सिचुएशन जो पीवी इक्वल टू एनआरटी की एक सिचुएशन दिख रही थी हमें, ए से बी, बी से सी, वैसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा हो कि भाई a1 से b1, b2 से c2 हो, तो g ऑफ f पहली चीज है कि a1 से c2 में डिफाइंड होगा। और ये b1 और b2 का रोल क्या है, b1 और b2 का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि f a1 की वैल्यूज को लेकर, है ना, a1 के सेट की वैल्यूज को लेकर b1 में कुछ वैल्यूज देगा, रेंज f अपना जनरेट करेगा। g का डोमेन है b2, तो हम लोग बोलेंगे कि f की वो रेंज की वैल्यूज जो g के डोमेन में है, उन्हीं पे g ऑपरेट कर पाएगा और उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग g ऑफ f डिफाइंड होगा। तो यस सर, ये अब पूरी तरीके से सिचुएशन हमारे क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। इस पे हम इलस्ट्रेशंस लेंगे आगे, जो हम लोग क्वेश्चंस हैं काफी सारे, वो सारी चीजें हम करेंगे, राइट। तो ये चीजें है ना, ऐसे कुछ कुछ चीजें पे हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे कॉम्पोजिट नहीं फॉलो करता है, यानी कि सॉरी कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है, यानी एफ ऑफ जी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू जी ऑफ एफ, है ना। एसोसिएटिव फॉलो करता है अगर डिफाइंड हो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, है ना। इस तरह की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है ना, कि डिफाइंड हो तो प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, है ना। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, तो वो ठीक है, अभी उस पर बहुत ज्यादा तो नहीं आते सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं ना आज के सेशन को। मतलब ऑफ कोर्स ये थ्योरेटिकल पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। जैसे आप जैसे देखिए सवाल, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो एफ एक्स जी एक्स क्लियरली दिया हुआ है ना, ये 2024 का सवाल है अप्रैल सेशन का। एक वैल्यू ए है एफ ऑफ जी ऑफ 10, तो भाई ये तो बड़ी आसानी से निकल सकता है ना, कि अगर हमें एफ ऑफ जी 10 निकालना है, तो यानी दिस इज आस्किंग अबाउट एफ ऑफ जी ऑफ 10, लाइक दिस वैल्यू। ये वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एफ ऑफ जी ऑफ 10, जी ऑफ 10 क्या आ रहा है भाई, यहां से देखिए, यहां से इस जगह से, तो जी ऑफ 10 आ रहा है 10/10 - 9, यानी कि 10 आ गया, यानी एफ ऑफ 10 निकालना है। भाई एफ ऑफ 10 कितना आ रहा है, एफ ऑफ 10 आ रहा है 10 स्क्वायर प्लस 9, यानी 109। यानी बच्चों ए की वैल्यू 109 हो गया, तो ये जो एलिप्स हमें बाद में दिखा रहा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 109, है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी। अब बी भी निकालना पड़ेगा। अब ये g ऑफ f ऑफ 3 है, यानी कि g ऑफ f ऑफ 3 लाइक दिस। f ऑफ 3 क्या है, f ऑफ 3 यहां से निकलेगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 18, तो यानी हम लोग बोले कि यस दिस इज g ऑफ 18। 18 की वैल्यू कितनी आएगी, g ऑफ 18, 18 अपॉन 18 माइनस 9। तो आई थिंक गाइज दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 2, यानी y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो यही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी, है ना। एक्चुअली तो हम क्या यूज करते हैं, जब एलिप्स लिखते हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं। यहाँ पे ए और बी यूज किया गया, तो हमें ए और बी ही यूज करके चलना पड़ेगा, है ना।
अब ई एक्सेंट्रिसिटी होता है तो ई स्क्वायर कितना था, याद है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहां बी बाई ए दिया हुआ है तो 1 माइनस बी बाई ए होगा मेरे ख्याल से, है ना। देख लीजिए आप, है ना। और ये क्या है, ये 1 है, नहीं लेटर सेक्टर, ये 1 नहीं होगा बेटा, ये एल होगा, है ना, ये एल होगा और यहाँ एल स्क्वायर होगा। और एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ऐसा कुछ होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर तो बी हो जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ पे अपने हिसाब से रूट ए आ जाएगा। हमारा जो एक्चुअल एलिप्स की इक्वेशन होती है ना, हमारी एक्चुअल जो एलिप्स की इक्वेशन होती है ऐसी होती है, उसके टर्म में ये फॉर्मूले पता होने चाहिए ना। अगर नहीं पता है तो देखिए आप फंक्शन के सवाल को नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी कभी आप बेसिक फॉर्मूले जो हैं कोनिक सेक्शन के याद रखिए, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे तो इस वाले एलिप्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो 2b स्क्वायर अपॉन ए आता है, बट यहाँ पे एक्चुअली बी स्क्वायर बी है और ए स्क्वायर ए है, तो इस तरीके से ये निकल के आएगा, है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि 8e स्क्वायर, सॉरी ये एल स्क्वायर नहीं होगा दोस्त, ये एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर अपॉन ए। चलिए इसमें वैल्यूज रख के देखते हैं, तो 1 माइनस 2 अपॉन 109, यानी कि 107 अपॉन 9, 109 सॉरी, यानी 8e स्क्वायर इज गोइंग टू बी 856 अपॉन 109। ठीक है बच्चों। और एल स्क्वायर, एल स्क्वायर 4, b इज 2, तो b स्क्वायर इज 4 अपॉन a इज आई थिंक 109, तो 16/109। फाइनली इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, डेटा काफ़ी रैंडम सा दिख रहा है, आई होप कट के सिंपल इंटीजर आ जाए, नहीं तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कहीं। एलसीएम सेम दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से 109 है ना, 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 7, 872 मेरे ख्याल से दिख रहा है, दिस इज 8 टाइम्स। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक हो रहा है इसमें कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए बीच में। और दूसरी चीज क्या है कि भाई आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए लेटेस्ट एक्टम और एक्सेंट्रिसिटी के। तो मेरे ख्याल से काफी बेसिक और इजी क्वेश्चन हो गया, है ना। और ये कॉम्पोजिशन मेरे ख्याल से नाम मात्र का ही था, ठीक है। तो आई होप दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए 2024 का ही है ना, 2024 का ही है। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि भाई एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स इज समथिंग नेचुरल, किसी ए नेचुरल के लिए एफ ऑफ ए इज 21, ओके। देन इस लिमिट को निकालना है। तो आप देखो कॉम्पोजिशन और लिमिट दोनों को एक साथ पकड़ लिया इसने, है ना। यहां मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए मैंने ए लिख दिया है। अब देखो इस चीज को अगर ऑपरेट करना है तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि इवन ऑड पे खेल हो रहा है, तो यानी मुझे 2 केस लेके चलना चाहिए आई थिंक, है ना। तो हम लोग केस 1 में हम क्या सोचेंगे कि भाई ए इज ऑड, ए इज ऑड, है ना। ए अगर ऑड ले रहे हैं तो देखिएगा सबसे पहले एफ ऑफ ए इज 21, राइट, ये दिया हुआ। तो मैं बोल रहा हूं एफ ए किससे निकलेगा, तो बच्चा अगर ए अगर ऑड है ना, तो हमारा आंसर है यहां पे 2a, एफ ऑफ ए इज 2a, ठीक है। और अब देखिएगा अब 2a तो इवन हो गया, अगर 2a इवन है तो ये पहला वाला केस लगेगा, यानी कि ये निकलेगा 2a माइनस 1। और अब ये कैसा है 2a माइनस 1, अब ये ऑड हो गया, तो अगर ये ऑड हो गया तो अब हमारा आंसर होगा 2 टाइम्स 2a माइनस 1, यानी कि दिस इज 4a और इक्वल टू 23। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर a नेचुरल, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि केस 1 इज रिजेक्टेड, a कैन नॉट बी ऑड, a कैन नॉट बी ऑड, ठीक है। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, है ना, सेकंड केस एक ही बच गया बस, a इज इवन, है ना। तो हम लोग बोले एफ ऑफ ए, फिर से वहीं से चालू करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 21। तो पहले इस एफ ए को ऑपरेट कीजिए, अगर ए इवन है तो ऊपर वाला काम होगा और यहां पे a माइनस 1 आएगा,
बच्चों अगर इवन है तो a-1 ऑड होगा, और a-1 ऑड होने का मतलब हमारा आंसर अब ये 2x आएगा, मतलब 2a-2। 2a-2 इज नाउ इवन, तो 2a-2 अगर इवन है तो अब ये वाला पहला वाला पार्ट ऑपरेट करेगा, 2a-2 -1 इज 21, और यहां से 2a इज 24। यस, बहुत ही प्यारी वैल्यू a की निकल के आ रही है 12। 12 है ना, बिल्कुल सिंपल। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिमिट का सवाल है बच्चों। तो लिमिट का सवाल में क्या कह रहा है कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 12 माइनस a माइनस, है ना, और मॉड x का क्यूब, तो x पॉजिटिव है तो बहुत ऑब्वियस है कि x का क्यूब हो जाएगा आपका, मतलब करीब करीब 12 का क्यूब ही होगा ना, 12 का क्यूब ही होगा करीब करीब, है ना। और नीचे कितना है 12, a की वैल्यू 12 है, माइनस ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों यहाँ पे 12 माइनस यानी 12 से थोड़ा छोटा 11 पॉइंट समथिंग, और अपॉन 12। तो आप खुद ही निश्चित कीजिए कि ये वैल्यू क्या आएगी। तो भाई 12 से छोटा अपॉन 12, तो इसकी वैल्यू तो अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर में समझ में आती है ना कि 1 से छोटा हो गया तो 0 आ जाएगा, और यहां से मेरे ख्याल से 12 का स्क्वायर आएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू उसकी 144 आएगी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। तो आई होप थोड़ा सा मगजमारी है ना, लेकिन अगर आप सही दिशा पकड़ गए तो मेरे ख्याल से तो सब कुछ सही हो जाएगा। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, एफ एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और एफ ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है जी एक्स। अब इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, बच्चे क्या होता है कि फिर एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, जी एक्स पे बात करते हैं, ठीक है। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि मेरे को यहां पे एक चीज दिख रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने भी देख लिया तो इस तरह के क्वेश्चन आप तुरंत से हल कर लीजिएगा, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेगा। आप एफ ऑफ एफ एक्स निकालिएगा ना, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स। कभी भी अगर ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो कि अगर ऊपर x का कोएफिशिएंट है ना, लीनियर अपॉन लीनियर है, ऊपर x का कोएफिशिएंट और नीचे कांस्टेंट टर्म का सम 0 है, तो f ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज x, है ना। तो इसको आज आप एज अ आप मान सकते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि अगर आपके पास एफ एक्स को अभी भी ऐसा हो कि भाई ऊपर लिखा हुआ है मान लीजिए ए एक्स प्लस बी, और नीचे लिखा हुआ है क्या सी एक्स माइनस ए, लाइक दिस, यानी इधर और इधर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है और नीचे का कांस्टेंट टर्म है ना, उनका सम 0 है। तो लेट अस कैलकुलेट f ऑफ fx, और इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा, है ना। मेनी टाइम्स इस तरह के सवाल आते हैं, तो a टाइम्स fx प्लस b, है ना, हमें बस x की जगह fx रखना है, c टाइम्स fx माइनस a, fx की वैल्यू यहां पर रखिए, c टाइम्स ax प्लस b अपॉन cx माइनस a माइनस ए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना, एलसीएम लेके काम कर रहे हैं ना, ऊपर आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, है ना, देखिएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, और फिर इधर एलसीएम लेने के बाद आएगा बी सी एक्स माइनस ए बी, और सी एक्स माइनस ए ऊपर नीचे दोनों में आएगा, है ना, तो वो कट जाएगा अल्टीमेटली, तो मैं उसको दोबारा नहीं लिखूंगा, यहां मल्टीप्लाई करके लिखिए सी ए एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स और प्लस ए स्क्वायर, है ना। एलसीएम लेके लिख लीजिए आप, सी एक्स माइनस ए और माइनस ए को मल्टीप्लाई करके, है ना, सी एक्स माइनस ए ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा तो कट जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ए भी कट गया बच्चों, है ना, देन कम्स योर ए सी एक्स, ये भी कट जाएगा इधर से, सी एक्स ऊपर से देखिएगा तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, एंड अपॉन, अपॉन है ए स्क्वायर प्लस बी सी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी सी गया, एंड हैव गॉट एक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग करने की स्पीड काफी बढ़ जाएगी। तो अगर इस तरह का कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे कांस्टेंट टर्म का सम अगर आपको 0 दिख जाए तो बस काम हो जाएगा। तो यानी एफ ऑफ एफ एक्स अगर एक्स है तो इसका मतलब जी एक्स मेरे भाई एक्स हो गया, है ना। जी एक्स अगर ये हो गया तो जी ऑफ 4 अगर कोई पूछता है ना, जी ऑफ 4 कोई पूछता है, तो भाई जी ऑफ 4 क्या है, तो भाई जी एक्स अगर एक्स है तो जी ऑफ 4 इज 4, तो बोले अब जी ऑफ 4 क्या है, तो फिर से जी ऑफ 4 इज 4, अब जी ऑफ 4 क्या है, तो 4, क्योंकि जी एक्स इज एक्स, यानी कि सीधा आंसर क्या आएगा। तो ये तो बस आपको निकालने के लिए बताया, लेकिन अगर आपने ये रिजल्ट अगर दिमाग में रखा हुआ है तो 2 सेकंड में यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना।
तो देख लीजिए, एक सवाल हमारा ये हो गया। अब ये जो सवाल है ना, इस सवाल को भी जरा ध्यान से देखते हैं। इस तरह के भी सवाल बहुत बार आते हैं ना, और बहुत बार हम मिस भी कर जाते हैं क्योंकि देख के ही डरावना लगता है। कैसे करें, है ना। एक तो है कि भाई एफ ऑफ जी एक्स कंपोज करते हैं, रेंज निकालना है मुझे, है ना। तो मैंने बोला चलो भाई रेंज निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स कंपोज करके देखते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया आपको, है ना। ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ जी एक्स जब निकालेंगे तो बस हमें एक ही काम करना है ना, एफ ऑफ जी एक्स से एफ एक्स के डेफिनेशन में जाइए, जहां जहां एक्स मिले उसको चुन चुन के जी एक्स लिख दीजिए, जहां जहां एक्स मिले। तो हम पहले लिखेंगे 2 प्लस जी एक्स, सॉरी 2 प्लस जी एक्स नहीं, 2 प्लस 2 जी एक्स, है ना, 2 प्लस 2 जी एक्स, एंड देन इज 1 माइनस जी एक्स बाई 3, और इधर आ जाएगा -1 से जी एक्स 0 के बीच में, और इधर आ जाएगा आपका जी एक्स 0 से 3 के बीच में, है ना। यानी कि अगर आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, जहां जहां एफ एक्स के डेफिनेशन में एक्स है वहां वहां जी एक्स रख दीजिए। अगर आपको एफ ऑफ जी से जी ऑफ एफ एक्स निकालना होता तो क्या करते हैं हम, कि अब आप सीधा सीधा जी एक्स के डेफिनेशन में जाके एक्स की जगह एफ एक्स रख के आइए। तो यहां पे हमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो मैं बस अभी आपको उसी पे लेकर चल रहा हूं दोस्त, है ना। तो अब क्या करना है भाई, कि अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है भाई, कि जी एक्स जब -1 से 0 है तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो पहले तो जी एक्स देखिए, जी एक्स बेचारा मॉड एक्स की तरह एक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो जी एक्स यू विल सी कि -3 से 0 में ये -x है, मतलब ऐसा, और 0 से 1 में ये x है, यानी कि ऐसा। तो मेरे भाई क्या जी एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या जी एक्स कभी -1 से 0 के बीच में रह सकता है? सोचिए, ये जी एक्स का ग्राफ है, ये समझ में आ रहा है कि ये y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ है ना। कोई बोले जी एक्स -1 से 0 सर मैं यहां ढूंढता हूं, भाई ये जी एक्स -1 से 0 नहीं ढूंढ रहे हो, जी एक्स इज प्लॉटेड ऑन द y एक्सेस। जी एक्स की वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जी एक्स की वैल्यू यहां से, ये हाइट क्या है बेटा 3, जी एक्स की हाइट 3 से धीरे धीरे कम कम होती 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 कहां तक जा रही है 0, और 0 से बढ़ती 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 कहां तक जा रही है 1। तो क्या जी एक्स कभी भी -1 से 0 के बीच में, आंसर इज नो। तो यानी हम लोग बोले इस पार्ट में कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं बनेगा, तो ये पार्ट तो खत्म खत्म हो गया। अब जी एक्स 0 से 3, तो आंसर इज यस। जी एक्स यहां से यहां तक अगर हम देखें तो 0 से 3 में वेरी कर रहा है, क्योंकि देखना यहां पे 3 है हाइट, और 3 से कम होती 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 कहां तक जा रही है जी एक्स की हाइट 0, और फिर 0 से बढ़ती बढ़ती ये हाइट कहां तक जा रही है दोस्त 1 के बराबर। तो मुझे जी एक्स 0 से 3 चाहिए, किस एक्स के लिए मिलेगा? तो भाई मेरे ये पूरा का पूरा -3 से 0 का जो पूरा खजाना है, -3 से सॉरी 1 का जो पूरा खजाना है यहां से यहां तक, इस -3 से 1 पूरे के लिए जी एक्स 0 से 3 में। लेकिन जी एक्स का डेफिनेशन अलग अलग है, -3 से 0 में जी एक्स का डेफिनेशन -x है, और उसके आगे उसका डेफिनेशन x है, यानी इसको तोड़ना पड़ेगा। यानी हम लोग ले जी एक्स 0 से 3, इसका मतलब हो गया दो पार्ट, कि एक तो पार्ट हो गया x -3 से 0, और इस पार्ट में मेरे भाई जी एक्स क्या है ना, अगर x -3 से 0 लें तो जी एक्स है -x, यानी इस केस में आएगा 1 माइनस और -x/3। और जब हम x को 0 से 1 के बीच में रखेंगे, है ना, x को हम 0 से जब 1 के बीच में रखेंगे बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास जी एक्स क्या आएगा x, तो यानी 1 माइनस x/3। ये फंक्शन बना बेटा f ऑफ g ऑफ x। ये मैं अभी आपको फंक्शन कैसे बनेगा उसके बारे में बतला रहा हूं, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस में और बनेगा। मेरे को लिखना होता तो मैं खटाखट इसको लिख सकता था, है ना। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कैसे पकड़ा हमने, कि भाई हमने पहले सोचा कि जी एक्स अगर -1 से 0 है तो वेयर इज एक्चुअली एक्स, तो जी एक्स हमने देखा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जो जी एक्स हमारे को दिया हुआ है वो हमेशा 0 से बड़ा है, जी एक्स इज ऑन द वाई एक्सिस, तो जी एक्स हमेशा 0 से बड़ा है, तो यानी नेगेटिव तो होगा नहीं, खत्म बात। जी एक्स 0 से 3, तो हमारे पास जो जी एक्स का ग्राफ है ना -3 से लेकर 1 तक, उसके बीच में अगर देखें तो जी एक्स यहाँ पे मैक्सिमम 3, उसके बाद घटते हुए 0 ही जा रहा है, यानी कि 3 से 0 में है, और फिर 0 से 1 है, तो यानी कि अल्टीमेटली तो 0 से 3 में ही है ना जी एक्स। तो जी एक्स 0 से 3 में है,
तो पूरी तरह फंक्शन जी नहीं है, मतलब सब जगह फंक्शन जी सेम नहीं है। -3 से 0 में जी एक्स इज -x, तो इसलिए मैंने बोला कि जी जब 0 से 3 है तो एक बार x को -3 से 0 लेंगे, और उस केस में इस जी की वैल्यू मैंने यहां पे देखी क्या रखी है, -x। तो जब हम x को -3 से 0 दौड़ाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन जी आएगा वो क्या आएगा, -x, और जब 0 से 1 दौड़ाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, x। यानी हमारे पास f ऑफ जी सिंप्लीफाई करके निकल के आया है ना 1 + x/3, है ना, x की वैल्यू -3 से 0 के लिए, ठीक है, और फिर 1 - x/3, x की वैल्यू 0 से 1 के लिए। कोई बोले कि सर रेंज कैसे निकलेगा, तो रेंज तो अब ये लीनियर फंक्शंस है ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। 1 + x/3, यू कैन सी कि -3 रखेंगे तो ये 0 होगा, ठीक है, और 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ना 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 - x/3, वैसे तो देखो 3 पे इसकी वैल्यू 0 होगी आई थिंक, लेकिन 3 तक हमें जाना ही नहीं बच्चों, हमें 1 तक ही जाना है, हमारा पड़ाव 1 पे ही खत्म हो रहा है। तो आप देखिए -3 पे वैल्यू 0 आ रही है ना, यहां देखिएगा -3 पे वैल्यू 0 आ रही है f ऑफ जी की, और 0 से बढ़ते 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 वैल्यू 1 पे गई, और 1 से फिर घटते घटते कोई एक वैल्यू आई, तो अल्टीमेटली जो रेंज निकला, रेंज तो हमारा कहां से कहां तक निकला, लोएस्ट 0 और हाईएस्ट 1, है ना। इधर जो डिक्रीज हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेंज में वो वैल्यूज पहले ही आ चुकी हैं, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बॉम्बे, क्लोज 0 से क्लोज 1। ये तो हमने पूरा डिफाइन करके किया है ना, हम चाहते हैं तो इसको थोड़ा छोटे में भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऊपर करते हैं ना, ऊपर करते हैं, जैसे f ऑफ जी है, इसका रेंज निकालना है ना, हम चाहते हैं कि f कहां से कहां तक उगलेगा, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि जी कहां से कहां तक की वैल्यूज ले सकता है। तो जब हमने जी का ग्राफ बनाया था तो आपने देखा था ना कि जी कहां से कहां तक की वैल्यूज ली थी, है ना, ध्यान से देखिएगा, है ना, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, आई होप आप लोग, कि जब हमने जी का ग्राफ बनाया था, चलो फिर से बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हमने देखा था कि भाई ऐसे आएगा -3 से, है ना, लोअर साइड, और फिर 0 से 1 में ऐसे x जाएगा, तो जी कहां से कहां तक गया, है ना, ये सोचिए पहले तो आप। तो जी आपको समझ में आ रहा है कि ये हाईएस्ट है जी का, है ना, -3 पे हाईएस्ट है 3, और इसके बाद कम होते होते 0, ये लोएस्ट है, और इसके बाद कोई बोले सर ये बढ़ भी तो रहा है ना, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली तो जी का रेंज हमारा डिसाइड हो गया ना, कि जी का ये जो जी फंक्शन है ये 0 से 3 के बीच का रेंज दे रहा है। तो बच्चों का जी 0 से 3 का बीच का रेंज दे रहा है, तो आप जी भूल जाइए ना, आप इसको सोचिए f ऑफ t, और t आपका है 0 से 3, तो भाई fx ये फंक्शन, और fx में जब x 0 से 3 है तो हमारे पास फंक्शन ये आ रहा है, तो बस इसी का रेंज निकाल लीजिए, इसी का रेंज निकाल लीजिए। तो 1 - x/3 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं 0 से 3 में, आप सोचिए, है ना, तो 3 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, और ये गिरता हुआ ग्राफ ऐसा आएगा। तो 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1, और 3 पे इसकी वैल्यू आ रही है 0, यानी आप सोचिएगा, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, हमने सेकंड वाली मेथड में क्या करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा हम स्मार्ट खेल रहे हैं, है ना, थोड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। स्मार्ट कैसे खेल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने क्या किया कि भाई x की वैल्यूज पहले तो देखिए कहां से कहां तक जा रही है ना, जी में, है ना, सोचिए x की वैल्यू -3 से 1 जा रही होगी, क्योंकि जी का डोमेन है -3 से 1, तो x -3 से 1 जाएगा, तो जी कहां से कहां तक जाएगा, तो देखो x अगर -3 से 1 जा रहा है, तो जी 3 से घटते 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 0 जा रहा है, और फिर 0 से 1, तो रेंज तो जी का 0 से 3 आया ना, यानी कि अगर रेंज 0 से 3 आया, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि जब मैंने x की वैल्यू -3 से 1 रखी होगी, तो जी अपना पूरा दम लगाकर वैल्यू देगा 0 से 3 के बीच में, और जब f 0 से 3 के बीच का इनपुट लेगा तो वो कैसे देगा वैल्यू, वो देखते हैं। तो भाई f जब 0 से 3 के बीच का इनपुट देगा लेगा, तो ये इसके हिसाब से वैल्यू देगा। तो मैंने इसका ग्राफ बना लिया, मैंने इसका ग्राफ बना लिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। तो जब हमने बोला कि 0 से 3 के बीच में हम इनपुट डाल रहे हैं fx के अंदर, तो वो आउटपुट दे रहा है मैक्सिमम 1, और फिर घटते 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 मिनिमम 0, यानी कि 0 से 1 ही रेंज आ रहा है। तो बिना कॉम्पोजिशन के भी हम चाहे तो रेंज निकाल सकते हैं।
आगे हम लोग बच्चों बोलेंगे कि देर इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू माइनस हाफ जो भी है ना, और आर सॉरी आर माइनस माइनस हाफ से डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस जी एक्स, देन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ओके, तो हम बोले कि एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन निकालना है, तो आप चाहें तो उसको पहले डिफाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चल ले एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां जी एक्स रखेंगे, तो 2gx+3 अपॉन 2gx+1 है ना। अब देखेंगे ध्यान से, तो 2gx, तो भाई gx के डिफाइंड होने के लिए x शुड नॉट बी इक्वल टू -5/2 है ना। तो f ऑफ gx के डोमेन में भी इसका यूज होगा, है ना। सोचिए, वैसे उसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, जल्दी आ जाता। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, है ना, ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ईजी कर देगा हमारे काम को। लेट मी राइट दिस, एफ एक्स को मैं इधर लिख रहा हूँ, 2x+3 ऊपर है जाना है, 2x+1+2 कर दे रहे हैं, और अपॉन 2x+1। सो गाइज दिस इज 1+2 अपॉन 2x+1, राइट। तो अब मेरे ख्याल से बहुत ईजी हो गया, 1+2 अपॉन 2gx+1। सो दिस इज 1+2 अपॉन 2gx, मतलब 2mod x+1 अपॉन 2x+5+1, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू 1+2 अपॉन, एलसीएम लीजिएगा तो 2mod x+2 प्लस 2x+5, ऐसा कुछ। और इस डिनोमिनेटर में 2x+5 है, ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर तभी जाएगा जब 2x+5 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डोमेन में पक्की बात है मेरे भाई, है ना, डोमेन में पक्की बात है कि x -5/2 तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा और ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अब इन दोनों में ऑप्शन हो सकता है। अब यहां देखिएगा 1 प्लस ऊपर देखिएगा 4x+10 है ना, ऊपर तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना, 2x+5 नॉट 0, और नीचे आएगा 2mod x प्लस 2x+7। अब यहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हम सब इस बात को समझते हैं, यानी कि हम लोग बोले 2mod x प्लस 2x+7 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर x पॉजिटिव लोगे आप तो 2x प्लस 2x+7 है ना, मॉड खुलेगा प्लस साइन से, दिस शुड नॉट बी इक्वल, x शुड नॉट बी इक्वल टू -7/4। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे आते हैं, इस ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने केस x पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव में बोल रहा है कि नॉट -7/4, तो यार पॉजिटिव में तो -7/4 नहीं ही होगा ना। तो यानी हम लोग बोले डिनोमिनेटर x पॉजिटिव पे कभी 0 होगा ही नहीं। आप सोचो, ये पॉजिटिव है, कॉमन सेंस, ये पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही हुआ ना। लेकिन कोई बोले x नेगेटिव पे सर, तो x नेगेटिव पे तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मॉड x अब खुलेगा -x, तो -2x प्लस 2x+7 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारा आंसर क्लियर हो गया कि दिस मस्ट बी r माइनस ऑफ 5/2, ठीक है। बाकी f ऑफ gx डायरेक्ट भी निकालते तो वहां से भी आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, लिखा हुआ इसने, और जी एक्स इज √x+1, और यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि x इधर आ गया, मतलब ये लिखना चाह रहा है शायद मुझे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू x+3 माइनस √x, है ना, और एफ ऑफ 0 निकालने के लिए कह रहा है। देखो एफ ऑफ 0 निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब जी एक्स को 0 रखना पड़ेगा, और जी एक्स इज √x+1, एंड गाइस सॉरी टू से दिस कैन नॉट बी 0। तो इसलिए इस सवाल को बोनस किया गया था, है ना। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर निकाल देंगे, थोड़ा अजीब सा है ना, लेकिन वो सही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, शायद इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, √x का होल स्क्वायर, है ना, मतलब कुछ √x+1 के टर्म में लिख दें और उसके बाद gx को वहां से हटा दें, समथिंग लाइक दैट। जैसे अगर हम इसको √x+1 का होल स्क्वायर लिखें ना, जस्ट सी दिस, है ना, वैसे गड़बड़ हो गया मामला, बस मैं दिखा रहा हूं कि इसमें आंसर निकालने का जुगाड़ कैसे लोग करते हैं उसके बारे में बता रहा हूं।
तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स का एक्स आ जाएगा वापस से, टू रूट एक्स आएगा, टू रूट एक्स, तो यहाँ माइनस रूट एक्स है ना, तो मुझे लगता है माइनस थ्री रूट एक्स लिखना पड़ेगा, राइट। और प्लस वन है, प्लस वन है, तो प्लस टू यहाँ बचेगा। सोचो एक बार, फिर से एक बार देख लिया, रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स प्लस टू रूट एक्स माइनस थ्री रूट एक्स इज माइनस रूट एक्स, वन प्लस टू थ्री, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस थ्री इंटू रूट एक्स प्लस वन, तो यहाँ देखो माइनस थ्री किया ना तो प्लस फाइव आ जाएगा। अब लोग इसको क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं जी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस थ्री जी एक्स और प्लस फाइव, तो इसमें से एक आंसर मैच कर जाएगा। जैसे इस जी एक्स को जीरो कीजिएगा आप, है ना, इसको बनाने के लिए, तो ये जीरो 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 और ये फाइव आ जाएगा, तो लोग सी आंसर मार्क कर देते हैं। वैसे देखा जाए अगर जेई मेन जैसे क्वेश्चंस हैं तो कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आपके पास लग रहा है कि लफड़ा है, फिर भी अगर कोई आंसर अप्रोप्रिएट निकाल सकते हैं तो निकाल के मार्क कर दीजिए, क्योंकि जेई मेन का बहुत बार भरोसा होता नहीं यार दोस्त, है ना। लेकिन कोई बोले कि सर क्या ये सही है, ये आंसर सही नहीं है, एक्चुअली रियल वैल्यूड फंक्शन भी लिख दिया है उसने, आगे बढ़ के लिखा है ना। और यहाँ साथ ही साथ बोला है कि जी एक्स जीरो, तो जी एक्स तो जीरो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जी एक्स का जो ग्राफ है रूट एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू हमेशा वन या वन से बड़ी होगी, क्योंकि रूट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, तो इस वजह से इसको बोनस किया गया है ना। बाकी आई थिंक इट इज ओके। अब ये देखिए सवाल, ये सवाल बड़ा खतरनाक है देखने में, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे उसको 2 सेकंड में क्रैक करेंगे। और ये ध्यान से देखिए आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर और कांस्टेंट टर्म नीचे का सम जीरो है भाई, तो यानी कि जब मैं एफ ऑफ एफ एक्स निकालूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स। तो आप देख रहे हैं कैसे रेडंडेंट डेटा, रेडिकुलस डेटा, लॉग 123, लॉग 120, 1234 ऐसे करके लिखा हुआ है। आप देखो ना, ये कुछ ऐसा ही है ना, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, यही तो है एफ एक्स, और इस केस में एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है। तो दोज हु नो दिस ट्रिक, तो उसके लिए सिंपल, ये एक्स है, अगला वाला 4/x है, इसकी लीस्ट वैल्यू है, तो एम जीम लगाते हैं इस तरह के केसेस में, ना डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। इनइक्वालिटी का मैंने एक ऑलरेडी सेशन लिया हुआ है ना, अगर आपने मिस कर दिया हो तो जरूर देख लीजिएगा बच्चों, है ना। तो इनइक्वालिटी का एक सेशन ऑलरेडी लिया हुआ है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, तो मजा आ जाएगा आपको। ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, यानी लीस्ट वैल्यूज बी बॉम्बे, मतलब 2 सेकंड में, और नहीं तो फिर अभी इसको कंपोज करोगे आप, एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे, हालांकि हो सकता हो आप सिंप्लीफाई करके एक्स तक पहुंच जाओ, है ना, ऐसा भी हो सकता है कुछ गलती कर दो, क्योंकि ऐसे उलूल जुलूल डेटाज हैं तो आपको परेशान कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा नंबर सवाल हो गया जिसपे जो हम इस पे काम कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। फॉर ए सुटेबली चूजन रियल कांस्टेंट ए, लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम दिस be defined by fx equal to a minus x upon a plus x. Further, suppose that for any real number x not equal to minus a, fx not equal to minus a, f of fx equal to x. फिर से तीसरा नंबर सवाल हो गया, देखो अब आप, तो हम सीधा सीधा इसमें क्या कर सकते हैं कि ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x -1, नीचे कांस्टेंट टर्म a, इसका सम 0, यानी बच्चों a की वैल्यू 1 होगी, तो f of fx x के बराबर आ जाएगा। तो सीधा हम fx को क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और एफ ऑफ माइनस हाफ निकालना है, तो 2 सेकंड का काम है, ऐसे आप लग जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है ना। तो दिस इज 3/2 अपॉन हाफ, कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए तो संभाल लेना दोस्तों, है ना। 3, तीसरा हो गया ये सवाल। ओके, अब हम इस सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल मुझे देख के तो इजी लग रहा है। 5x इज एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, है ना, देखना है, घबराना नहीं है, ऐसा कुछ है। तो भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हम 5 ऑफ π/3 निकाल रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ π/3। व्हाट इज जी ऑफ π/3, tan π/3, tan π/3 is I think √3, and what is f of x, f of x is √x, तो मुझे लग रहा है √x होगा बेटा, तो ये √3 का √3 होगा, यानी 4th रूट ऑफ 3 हो जाएगा। 4th रूट ऑफ 3 का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। माइनस साइन निकाल के अगर इसको मैं रेशनलाइज कर दूं, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो ऊपर इसका स्क्वायर और √3+1 इंटू √3 - 1, यानी कि 3 - 1 2, तो ये -4 और -2√3, -2 - √3। तो भाई tan π/12 तो 2 - √3 होता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। यस, tan π - π/12 इज द राइट आंसर, क्योंकि tan 15 डिग्री होता है 2 - √3, है ना, याद नहीं किया तो कर लीजिएगा, है ना। अब देखो कुछ इस तरह के सवाल आते हैं बच्चों, f0x इज 1/1 - x fn+1, ये सब क्या होता है ना कि रिपीट करते हैं ना इस तरह के। इसमें देखो जैसे देखो लिखा हुआ f(103), तो ये ऐसे थोड़ी होगा यार कि 100 बार कंपोज करेगा बंदा 100 बार, तो इसको देख के फील आ जाना चाहिए कि यार ये कहीं ना कहीं से रिपीटिशन हो जाएगा फंक्शन, तो वो वहां तक आपको जाना पड़ेगा ना, इस तरह के सवालों में आपको वहां तक जाना पड़ेगा। तो f0x मुझे पता है, तो अगर कोई पूछे कि सर f1x कैसे निकालिएगा, तो भाई n की वैल्यू 0 रखेंगे, n की वैल्यू 0 रखना अलाउड है, तो f0x आएगा n की वैल्यू 0 पे, यानी दिस मींस कि f0 1/1 - x निकालेंगे हम, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 1/1 - 1/1 - x, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर 1 - x और नीचे 1 - x - 1, यानी दिस इज गोइंग टू बी x - 1/x। आई थिंक सो, ये आना चाहिए, बाकी आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों f2x। f2x में क्या होगा, n की वैल्यू में 1 रखूंगा, ये सोनो सोचो, तो यानी हमारा यहां आएगा f0 f1x। अब f1x रखना है बेटा, तो f0 f1x इज x - 1/x, तो यानी अब हम लोग बोलेंगे क्या, 1/1 - x - 1/x। टेक एलसीएम, ऊपर x जाएगा, नीचे आएगा बच्चों x - x+1 x आ गया देखो, यानी हम लोग यहां बोल सकते हैं कि भाई देखो f0x आया, फिर f1x आया, फिर f2x आ गया। को पूछे सर अब f3x क्या आएगा, सोचो आप f3x निकालोगे तो आप वापस से f0x के पास पहुंच जाओगे। कैसे सर, यहां पे n की वैल्यू 2 रखोगे, तो यानी f0 f2x लिखोगे, और f2x बेटा क्या है, fx सॉरी, तो यानी f0x पे आ गए ना आप, यानी अब रिपीट होगा, अब रिपीट होगा, है ना, अब रिपीट होगा, यानी f0 है ना f3 के बराबर आ गया, 3 पे रिपीटेशन होगा ना, f1x f4x के बराबर आ जाएगा, f2x f5x के बराबर आ जाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यानी नेक्स्ट ये f6x के बराबर हो जाएगा, नेक्स्ट f9x के बाद ऐसे चलेगा ये, फिर ये f1 के बाद f4, f4 के बाद f7x हो जाएगा, f2 के बाद f5, f5 के बाद f8, ऐसे चलेगा। तो कोई बोले सर f100 किस में पड़ेगा, है ना, सोचो आप f100 किस में पड़ेगा, है ना, तो मुझे लग रहा है कि देखो 0 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो ये 99 तक तो इसमें दे देगा, तो 100 तो इसी में आएगा, यानी f103 निकालना है, f100x क्या आएगा पहले तो ये सोचो, वो तो f1x के बराबर आएगा, मतलब x - 1/x, यानी f103 निकालना है मेरे को, है ना, तो दिस इज 3 - 1 2/3। कोई बोले सर ये कैसे कर दिया आपने, तो देखो 0 3 6 9, 3 का पहाड़ा बढ़ो तो 99 इसी में आएगा, तो 100 वाला किस में आएगा, 100 वाला इसमें आएगा, है ना, आप चाहो तो चेक भी कर लो। फिर f1 2/3, तो ये तो यहां से निकल जाएगा ना बॉस, f1 2/3, ओके, तो 2/3 इसी से निकलेगा, 2/3 - 1 इज -1/3 और अपॉन 2/3 -½ आएगा ये शायद, f2 3/2, f2 क्या है, f2x इज x, तो ये 3/2 ही है, तो इन तीनों का सम, तो 3/2 - ½ 1, और 1 + 2/3 इज 5/3, तो सिंपल है ना, इसका आंसर क्या आएगा 5/3। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल मेरे ख्याल से जेई एडवांस का है ना, 2011 में आया था ये सवाल सही है यहां पहले देखते हैं f ऑफ,
है ना, ये इसको पढ़ना है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एफ, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा, एंड दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा है। तो अगर इस पूरी चीज को अगर मैं टी मानूं बच्चों, तो ये तो टी ही है ना, तो मतलब कहानी में ट्विस्ट क्या है बेटा कि यहां पे एफ ऑफ टी टी आ रहा है। थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा देखकर, है ना, इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं है, बेसिक यूनिट सब्स्टिट्यूट करने के फंडे अपन को यूज करने पड़ेंगे, और इस तरह काम हम बहुत जगह करते हैं, जहां भी हमें डिफिकल्टी आती है सिंप्लीफिकेशन में, ऐसे ही फंडे हम इस्तेमाल करते हैं। और एफ एक्स है बेटा एक्स स्क्वायर, तो यानी एफ ऑफ टी हो गया टी स्क्वायर इज टी दैट मीन्स टी हैज टू वैल्यू 0 और 1, है ना, टी इधर लाके देख लीजिए, टी इधर लाके देखिएगा, टी के फैक्टर्स निकालिएगा 0 1, तो टी हमने किसको माना था, जी ऑफ एफ एक्स को, यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्लेम क्या कर रहे हैं कि जी ऑफ एफ एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 या फिर 1 आ रही हैं, क्या हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं? आई थिंक सो, आई थिंक सो। जी एक्स इज साइन एक्स गाइस, तो व्हाट इज जी ऑफ एफ एक्स? जी ऑफ एफ एक्स इज साइन एफ एक्स, एंड साइन एफ एक्स इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर मैं पूछूं जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, तो आप जी एक्स में ये पूरी चीज डालेंगे, है ना, तो यानी साइन एक्स स्क्वायर आप जी एक्स में डालेंगे, तो दिस इज साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, है ना। अगर ये स्टेप नहीं क्लियर हुआ तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूं क्या कि जी ऑफ एफ एक्स निकालना है ना, तो हम जी में, है ना, जी में यहां पे डाल रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स, तो यहां बनेगा साइन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और यहां बेटा आपका बनेगा साइन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर जी कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो जनरल सॉल्यूशन में काम करना पड़ेगा, ये जिसको आएगा वही पकड़ पाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आप देखो जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से दिया हुआ है। तो अगर हम साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 बोलते हैं कभी भी, तो थीटा इज समथिंग एम पाई काइंड ऑफ थिंग, या फिर हम साइन थीटा अगर 1 बोलते हैं कभी भी, तो थीटा क्या आता है, थीटा आता है आपका पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यानी 2n पाई या 2m पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। m की वैल्यू 0 रखो, पाई बाई 2, m की वैल्यू 1 रखो, 5 पाई बाई 2, है ना। इन सब जगहों पे साइन 1 होता है, तो अब देखो इसको आप थीटा मान लो, तो साइन थीटा इज 0 और 1, तो यानी कि थीटा यानी कि साइन एक्स स्क्वायर या तो m पाई आ रहा है या 2m पाई प्लस m पाई बाई 2 आ रहा है, m इज इंटीजर। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसके बाद क्या करें। इसके बाद देखो बिल्कुल बेसिक चीज है, बेसिक मतलब ये फंडामेंटल है ना, ये फंडामेंटल है, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कभी भी आप इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, है ना, कभी भी सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करें, जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, क्या इसका सॉल्यूशन होगा रियल टर्म्स में? नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और -3 नेगेटिव है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। कोई बोले साइन एक्स इक्वल टू, है ना, रियल टर्म्स में बात करें इक्वल टू 2, सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि इधर की वैल्यू -1 से 1 की वैल्यू है और आप इसको 2 के बराबर कर रहे हैं। कोई बोले x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, इज दिस पॉसिबल रियल नंबर में? नहीं, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो ये 1 कभी नहीं होगा, या लेस देन इक्वल टू -2 हो रहा है, तो ये 1 कभी भी किसी रियल x के लिए नहीं होगा, यानी दोनों साइड का रेंज मैच करना चाहिए। अब जरा आप ध्यान से देखिए, साइन एक्स स्क्वायर जब मैं m पाई लूंगा तो m इंटीजर है, तो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या आएंगी, अब सोचिए। तो जैसे m की वैल्यू 0 ली तो 0 आएगा, 1 लिया तो पाई आएगा, 2 लिया तो 2 पाई आएगा, -1 लिया तो माइनस पाई आएगा। क्या साइन एक्स स्क्वायर ये सारी वैल्यूज ले सकता है? नहीं ले सकता भाई। साइन एक्स स्क्वायर की औकात कितनी है? -1 से 1, तो क्या ये माइनस पाई लेगा? नहीं लेगा। माइनस पाई इज -3.14, साइन एक्स देख रहा ना, 2 नहीं ले सकता। पाई ले सकता है? नहीं। 2 पाई ले सकता है? नहीं। तो बहुत हाई वैल्यूज है, यानी साइन एक्स स्क्वायर यहां पे बहुत सेलेक्टिव रहेगा और सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है, एंड दैट इज 0, ओनली 0। आप कोई बोले सर इधर वाले केस में क्या होगा? सर इधर वाले में आप सोचो क्या होगा। इधर वाले में मैं कह रहा हूं कि m की वैल्यू फिर से आप लेनी चालू कर दो, इंटीजर है,
तो आपने मान लो 0 लिया तो पाई/2, क्या साइन एक्स स्क्वायर पाई/2 हो सकता है? कभी भी नहीं। पाई/2 इज 1.57, 1 से बड़ा है, और m की वैल्यू 1 लोगे तो और बड़ी वैल्यू देगा ये तो तो ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता दोस्त। इधर आगे की वैल्यू पॉसिबल, कोई बोले सर m नेगेटिव लेके देखें क्या? देख लेते हैं, -2 प्लस पाई/2, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से -1 से बहुत छोटी आ जाएगी, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि इधर से कुछ भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। अब साइन एक्स स्क्वायर फिर से 0 आ गया, तभी तो बात की थी ना, साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा एम पाई टाइप का है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इस बार हम लोग बोल सकते हैं एन पाई टाइप का होगा। और ऑफ कोर्स एन को 0 या 0 से बड़ा लेना पड़ेगा आपको, है ना, नहीं तो राइट हैंड साइड नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±√अंडर n पाई, और n है ना 0 या 0 से बड़ा ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर नहीं तो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज डिफाइन नहीं होगी। तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? अगला। तो दिस इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। इसमें कॉम्पोजिशन की तो बात है ही, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात है ना। बहुत बार बच्चे क्या ना उल्टा भी काम करते हैं कि उठा के वापस से रख देते हैं, है ना। जैसे बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई n=0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, 0 पाई ऐसे करके वैल्यू सेटिस्फाई करके, तो यहां दिख जाएगा कि 0 के लेकर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा। फिर यहां जैसे n=0 लेके रखेंगे तो पाई/2 वगैरह आएगा, पाई/2 आप रख के देखिएगा कोई सॉल्यूशन में बनेगा नहीं। n=1 रख के देखिएगा 2 पाई सॉल्यूशन में शायद आ जाएगा, n=4 के लिए आ जाएगा, है ना। तो लेकिन हाँ 6 पाई जैसे फिर अच्छा -1 में भी है ना, -1 में भी है, तो नेगेटिव में आप देखोगे कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन बैठ सकता है ना। देखिए -2 पाई आ सकता है क्या? हाँ -2 पाई आ सकता तो है ना, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मिस हो जाएंगे। एक सेकेंड यार, 0 तो होगा सॉल्यूशन, है ना। 1 पे 2 पाई भी सॉल्यूशन हो जाएगा n=4 पे, फिर 4 पाई भी हो जाएगा, है ना। ये एक्चुअली क्या √n पाई का सबसेट है शायद, है ना। तो बहुत बार बच्चे क्लेवर काम करते हैं, चेक करते हैं वैसे वर्षा, लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से अपन ने इसको सॉल्व तो कर ही लिया। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स दिया हुआ है अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा देखो ये मेरे ख्याल से 5वां सवाल आ गया। फिर से एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो देखना ऊपर एक्स का कॉफिशिएंट और नीचे कांस्टेंट टर्म का सम 0, तो अल्फा इज -1, है ना। ये देखो वहां से जब मैंने बताया है, ये मेरे ख्याल से मल्टीपल टाइम्स आया है ये सवाल। तो भाई अगर आपके पास भी अगर ये सवाल आ रहा हो और आप छोड़ के आ जाएं तो फिर तो, है ना, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे अपन, है ना बहुत इजी नंबर से देखे, पहली बार यहाँ आया था चैन जहाँ मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस किया था ये चीज ट्रिक, ठीक है। दूसरी बार ये आ गया, तीसरी बार ये आ गया, और ये शायद चौथी बार है हमारे पास, और 2 सेकंड में काम हो रहा है, बिल्कुल 2 सेकंड। ओके, अब ये देखो इंटीग्रेशन का सवाल है, इसमें बच्चा बहुत फंसता है। अभी देखो n टाइम्स कंपोज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कोई यार n टाइम्स कैसे कंपोज कर सकता है? n टाइम्स कंपोज करते करते एग्जामिनेशन हॉल में समय खत्म हो जाएगा, तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक होगा या कोई रिपीटिशन होगा या कोई पैटर्न बन रहा होगा। तो इसलिए इस तरह के सवालों में ना खटाखट एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लो और वहां से शायद कहानी क्लियर हो जाए। तो जैसे अगर मैं इसको एफ ऑफ एफ एक्स निकालता हूं, n टाइम्स तो नहीं निकलेगा ना, मैंने जैसा बताया आपको। तो यानी यहां पे हम x की जगह दोनों साइड एफ एक्स रखेंगे तो बच्चों, तो यहां एफ एक्स और नीचे आएगा आपका 1 प्लस एफ एक्स की पावर n की होल पावर 1/n, और एफ एक्स क्या है? x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 1/n अपॉन 1 प्लस एफ एक्स की पावर n करोगे ना तो यहां x की पावर n हो जाएगा, और नीचे देखो इस पूरे की पावर अगर n करते हो तो नीचे वाला 1/n खत्म हो जाएगा, और फिर पूरे की पावर 1/n चेक कर लो। तो इसका एलसीएम लेने के बाद जो खेल है ना ऐसा कुछ बनेगा, x अपॉन, है ना, इसका एलसीएम ले लीजिएगा इधर ले जाके, तो 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1/n। देखो क्या चेंज आया, ऊपर तो x ही रहा, यहां 2 आ गया 1 की जगह। तो यानी कि अब सोचो gx जब n बार कंपोज हो रहा होगा तो क्या बन रहा होगा, ऊपर x और नीचे 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n की पावर 1/n, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात हो गई, और यहां पे इंटीग्रेशन साइन है x की पावर n-2, और gx यहां से उठा लो। को बोले सर इसके बाद, तो देखो कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन था,
और फिर अब इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं पूरे सॉल्यूशन तक नहीं ले जा रहा हूं, आपको यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, आप इसके आगे कर लीजिएगा। ये मेरे ख्याल सब्स्टिट्यूशन से निकल जाएगा। आप 1 + n x की पावर n को t की पावर n मानिए, तो यहां से आप देख सकते हैं कि n² x की पावर n-1 dx इक्वल टू n इंटू टी की पावर n-1, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं x की पावर n-1 dx इज गोइंग टू बी 1/n इंटू टी की पावर n-1 dt। इसको रखिएगा, मेरे ख्याल से काम हो जाएगा, है ना। तो दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी 1/n टी की पावर n-1। और नीचे देखना, नीचे अगर इसको पूरे को मैंने टी की पावर n माना है, तो टी की पावर n की पावर 1/n इज टी। अब ये टी की पावर n-2 हो जाएगा, है ना, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, है ना गाइस। तो इसके बाद आंसर मिला लीजिएगा खुद से आप लोग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, खुद कंपोज करके दिया हुआ है कि भाई f of gx and g of fx denotes this particular thing, range of fx माइनस हाफ से हाफ, ये है fx, है ना। इस fx में अगर आप ध्यान से देखो तो sin x किसके बीच की वैल्यू है, -1 से 1, π/2 sin x -π/2 से π/2, तो यानी अंदर से खेलना पड़ेगा आपको, है ना, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू r के लिए यहां पे चलेगा। अब देखो π/2 sin x का मैंने निकाल लिया, तो अब फिर साइन इस पे लग रहा है, तो साइन ऑफ π/2 sin x, साइन -π/2 से π/2 के लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ग्राफ बना के देखो अब। तो साइन π/2 मैक्सिमम 1 और साइन -π/2 इज -1। सोचो कि अगर हम इसको थीटा माने कि थीटा -π/2 से π/2 है, तो साइन थीटा -1 से 1। अब यहां देखो π/6 लग रहा है, तो यानी अब हम लोग बोलेंगे कि π/6 से मल्टीप्लाई कीजिए। π/6 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, ये आ जाएगा π/6 और इधर क्या आ जाएगा -π/6, और फिर अब इसका साइन। तो बेटा अगर अब इसका साइन लगाओगे तो साइन ऑफ, है ना, ये जो पूरा महाराजा धीराज फंक्शन आ रहा है ना, इतना खतरनाक वाला, जो सिर्फ और सिर्फ देखने में डरावना है। आई होप मैंने सही लिखा। तो साइन -π/6 इज -1/2 से हाफ, तो भाई मेरे बिल्कुल सही है, रेंज इसका होगा -1/2 से हाफ। रेंज ऑफ f ऑफ g, है ना, देख के लग रहा है मल्टीपल होगा शायद। एफ ऑफ जी मतलब हम लोग बोलेंगे gx इसमें डालेंगे शायद, मतलब π/2 sin x डालेंगे यहाँ पे gx, यानी कि हम लोग बोले f ऑफ gx जो निकलेगा ना दोस्तों, उसमें कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं लग रहा है मेरे को। साइन π/6 साइन π/2 और साइन gx आएगा यहाँ पे। साइन gx मतलब क्या आएगा, साइन π/2 sin x। तो अब मैं इसको ओरली बोल देता हूँ, मेरे ख्याल से इसका भी रेंज मुझे तो -1/2 से हाफ ही दिख रहा है, क्योंकि ये फिर से -π/2 से π/2, तो ये कितना हो जाएगा फिर से -1 से 1, फिर ये -π/2 से π/2, फिर से ये -1 से 1, फिर ये -π/6 से π/6, और फिर वैसे ही -1/2 से हाफ। डन। अगला वाला क्या करें भाई, अगला वाला क्या करें, लिमिट निकालना है ना, दिस अपॉन दिस। तो अपन अगर लिमिट निकालने पे आएंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, साइन ऑफ क्या है ऊपर π/6 साइन π/2 sin x, दिस इज आई थिंक इज fx, और gx इज π/2 sin x। ओके, तो या तो लॉपिटल लगा लो सीधा सीधा, और या फिर सेटिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीका तो मुझे ही लग रहा है, देखो साइन ऑफ इसको मान लीजिए यम, ये पूरा एक्सप्रेशन ये 0 जा रहा है, एक्स अप्रोचिंग 0 पे, तो हमने बोला कि भाई इससे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा दोस्त, है ना, इससे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा।
है ना। तो ये साइन टी अपॉन टी बना गया, साइन टी अपॉन टी बना गया। सोचो, तो साइन टी अपॉन टी तो 1 हो गया है ना, इन टू, यानी इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई करो। और पाई बाई टू साइन एक्स नीचे है ही ऑलरेडी, तो मामला मामला सेट हो गया यार। देखना, इसको अगर हमने पूरे को m माना था तो ये भी m है, तो m इज अप्रोचिंग 0, तो ये लिमिट जो है ना x अप्रोचिंग 0 पे ये 1 जा रही है। और इसको भी देखो, ये भी 1 ही जा रहा है ये वाला, क्योंकि देखो ये आप अगर t मानते हो तो साइन टी अपॉन टी आ गया, t अप्रोचिंग 0, क्योंकि x अप्रोचिंग 0 पे ये भी 0 जा रहा है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर पाई बाई 6 है। बाकी आप लॉपिटल लगा के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाई 6। देयर इज एन x बिलोंग्स टू आर सच दैट g ऑफ fx इज 1, g ऑफ fx इज 1। तो भाई मेरे g ऑफ fx में fx कहां से कहां तक जा रहा है, तो fx तो माइनस हाफ से हाफ जा रहा है ना। इसमें ये वाली जो चीज है ना, g ऑफ fx क्या आएगा, पाई बाई 2 साइन fx, है ना, ये चीज आ रही है। तो बेटा fx जा रहा है माइनस हाफ से हाफ, है ना, रेंज निकाल रखा है fx का, देख लेना। तो साइन ऑफ fx कहां से कहां जाएगा, साइन ऑफ हाफ, है ना, साइन ऑफ हाफ रेडियन मतलब मेरे ख्याल से 1 से छोटा ही होगा, और माइनस साइन ऑफ हाफ, और पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो पाई बाई 2 साइन ऑफ fx कहां से कहां जाएगा, पाई बाई 2 साइन हाफ से इधर लोएस्ट साइड, माइनस पाई बाई 2 साइन हाफ। भाई साइन हाफ मतलब कितना हो गया, साइन 0.5 रेडियन, नहीं करीब करीब पाई बाई 6 के आसपास होगा, मतलब हाफ, साइन 0.5 रेडियन। जैसे पाई बाई 6 क्या है, कौन छोटा है पाई बाई 6 और हाफ में, 2 पाई इज 6.28, पाई बाई 6 बड़ा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 पाई इज 6.28, तो ये बड़ा है, तो साइन पाई बाई 6 और साइन हाफ में साइन पाई बाई 6 बड़ा है। अच्छा, उससे भी हम लोग कर सकते थे ना, कि साइन हाफ इज लेस देन हाफ, है ना, दिस इज हाफ, साइन एक्स इज लेस देन एक्स, तो यानी कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन पाई बाई 2 इंटू हाफ, यानी पाई बाई 4 से छोटा है दोस्त ये जो अपर लिमिट है, तो ये कभी 1 हो ही नहीं पाएगा। पाई बाई 4 हो गया 1 से छोटा, तो यानी कि देयर विल नॉट बी एनी एक्स, पाई 4 1 से छोटा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे ख्याल से मैथ्स द कॉलम है, ये भी एडवांस में आया हुआ सवाल है बच्चों, थोड़ा देखना पड़ेगा इस सवाल को। F1 दिया हुआ है R से R, F2 दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी टू R, डोमेन F2 का मतलब इसका जो है वो 0 से इन्फिनिटी है दोस्त, है ना, ध्यान रखना इसका। आगे आगे F3 R से R, F4 R से 0 से इन्फिनिटी, और F1 x ऐसा दिया हुआ है, x नेगेटिव के लिए तो मॉड x क्यों ही इधर उधर कर रहा है, मॉड x तो माइनस एक्स ही आएगा ना x नेगेटिव के लिए, और x पॉजिटिव के लिए e की बार x, तो ये तो F1x है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। F4x के बारे में बात कर रहा है पहले, तो ये पहले F3x निकाल लेंगे, F3 जल्दी आ जाएगा यार, साइन x और x है, तो बेटा साइन x कैसा होगा, साइन x तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा, और इसमें बहुत बार बताया गया था कि y इक्वल टू एक्स टेंजेंट होता है यहाँ पे, है ना, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स पे टेंजेंट होता है, तो आगे ऐसा आएगा, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरह का कुछ ग्राफ बननेगा मेरे ख्याल से। तो F3 के बारे में हम लोग बोल सकते हैं क्या, कंटिन्यूअस तो होगा, और ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू है क्या ये F3 है R2R, ऑन टू तो नहीं होगा क्योंकि इसका लोएस्ट -1 से इन्फिनिटी जाएगा, तो ऑन टू तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, F3 का 1 तो नहीं आएगा, यानी कि Q का 1 तो नहीं आएगा,
क्यू का 1 इसमें दिया 1, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो पाएंगे। क्यू इन दोनों में 3 दिया हुआ है तो क्यू 3 ही होगा, तो 3 पढ़ लेते हैं क्या है, डिफरेंशियबल बट नॉट 1। मुझे लग रहा है ये वाला जो है ना ये इधर गलत चला गया लगता है, ये शायद 1 यहाँ आएगा और यहाँ से भी शायद ये इधर आएगा। अब ठीक है ना। हाँ, तो F3 इज डिफरेंशियबल, है ना, डिफरेंशियबल है क्योंकि जीरो पे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं डिफरेंशियबल नहीं होगा, नहीं, जीरो पे y इक्वल टू एक्स टेंजेंट होता है तो डिफरेंशियबल है, और 1 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका यस Q का 3 ही आएगा, बिल्कुल सही है भाई, Q का 3 आएगा। F2 निकल जाएगा ना आसानी से, है ना। F2 देखिए, F2 के लिए क्या है ना, 0 से इन्फिनिटी है ना, S निकालना है क्या, हाँ S से तो रिजॉल्व हो रहा है सिचुएशन, तो 0 से इन्फिनिटी में ही है फंक्शन, मतलब बस इतना ही है। क्रैक कर दिया हमने कोड। तो F2 क्या है, F2 के दो ऑप्शन है ना, S के, है ना, इन ये दोनों तो कट गए थे ना, पहले ही कट गए थे, तो या तो 2 या 4, 2 पढ़ लें क्या इसका, 2 क्या है, नीदर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस तो है, ये तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस एंड 1 1, यस, इसका 4 आएगा। यानी बच्चों आंसर तो आ चुका है ना, बिना F4X निकाले। तो मैथ्स तो कॉलम क्या है, ये बड़ा फायदा होता है ना कि अगर आपने कुछ सिंपल केसेस को क्रैक कर लिया ना जल्दी से, तो टाइम बच जाता है आपका, है ना। तो कभी भी मैट्रिक्स मैच आए ना तो थोड़ा सा क्लेवर दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो खैर मैंने कर तो दिया, अगर लेकिन कोई बोले सर F4 चेक करके बता दो एक बार, तो मैं F4 चेक करके बता देता हूँ, है ना। यहाँ तक हमारा आंसर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एडवांस का सवाल था दोस्त 2014 का, है ना। तो F4X अगर हम निकालते तो F2 F1X, X नेगेटिव के लिए, तो भाई X नेगेटिव के लिए F1X क्या है, -x, तो यानी F2 -x आएगा, है ना। और x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव होगा, तो F2x इज एक्स स्क्वायर, तो -x का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा, है ना। तो ये तो पहला वाला पार्ट एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब हमारा F4X का ग्राफ अगर मैं इधर बनाऊं तो मेरा इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है दोस्त, ऐसा, है ना, एक्स स्क्वायर आ रहा है। और F2 F1X, x पॉजिटिव के लिए कौन है, e की पावर x, तो F2 e की पावर x, और e की पावर x e की पावर 2x, तो ये 8 की पावर 2x -1 हो गया दोस्त। e की पावर 2x, जीरो पे तो जीरो ही वैल्यू देगा ना, है ना। इसके बाद ये ऐसे कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ जीरो पे स्लोप देखना पड़ेगा यार, उधर से 2x 0, पी का से तो ऑप्शन 1 है ही, तो दिमाग तो लगाना ही नहीं। ऑन टू होगा बट नॉट 1 1, है ना, 1 1 नहीं दिख रहा है, ऑन टू तो होगा क्योंकि इसका रेंज आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, तो F4X है, हाँ F2X का देखो कोड डोमेन 0 से इन्फिनिटी है और रेंज भी 0 से इन्फिनिटी, यस, तो इसका 1 ही आएगा। तो ऐसे ही आप चाहें तो इसका चेक कर लीजिए, है ना, कौन सा बच गया, F2O F1, तो F2O F1 अभी निकाला ही है ना, कर ही लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए, अब ये है 2002 का, लेकिन शानदार सवाल दिख रहा है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दोनों चेक करना है। तो बोला ए और बी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना, डिटरमिन द कॉम्पोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स रखिए। तो भाई हम यहां लिखेंगे एफ एक्स प्लस 1, और यहां लिखेंगे हम एफ एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस बी, और यहां लिखेंगे एफ एक्स नेगेटिव, और यहां लिखेंगे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे एफ एक्स नेगेटिव कब है, पॉजिटिव कब है। तो भाई 0 से छोटे के लिए x प्लस ए आ रहा है, तो भाई -a पे तो काटेगा ये, ए नॉन नेगेटिव है ना, ए नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव मतलब ऊपर रहेगा, है ना, कुछ ऐसा, ये -a पे काटेगा, -a ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, -a ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x -1, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो 0 पे छोड़िए, हमें ऐसे जरूरत भी नहीं है। तो 0 पे मुझे नहीं पता सही या गलत बन रहा है, क्योंकि वो a पे डिपेंड करेगा, है ना, a कितना है उस पर डिपेंड करेगा, तो ऐसा कुछ आ रहा है। ये पॉइंट 1 है, ये x -1 है, x ग्रेटर देन 1 के लिए x -1 और लेस देन के लिए 1 - x, और ये लाइन कौन सी है आपकी, x प्लस है। तो भाई एफ एक्स नेगेटिव कहाँ दिख रहा है मुझे, -a से पीछे पीछे एफ एक्स नेगेटिव दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है।
तो यानी इसको जब मैं सॉल्व करूंगा एफ एक्स नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा क्या कि एक्स इज लेस देन माइनस ए, एंड दैट सिचुएशन एफ एक्स क्या है आपका एक्स प्लस ए, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आएगा एक्स प्लस ए प्लस वन, एक्स प्लस ए प्लस वन, यानी ये हमारा आ गया बच्चों जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स पॉजिटिव, तो आगे सब जगह एफ एक्स पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग बोलेंगे एक्स की वैल्यू नेक्स्ट हम माइनस ए से जीरो तक लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक फंक्शन अलग है ना, एक्स प्लस ए है, उसके आगे चेंज हो रहा है। तो हम लोग कि इसका मतलब एक्स प्लस ए आएगा, यानी ये वाला पार्ट देखिए अब सॉल्व कर रहे हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब माइनस ए से जीरो पहले तो, और एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, एफ एक्स को एक्स प्लस ए डाल दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब एक्स की वैल्यू कहां से लूंगा मैं, जीरो से लेकर वन। एक्स की वैल्यू जब मैं जीरो से वन लूंगा तो फंक्शन मेरा है वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी। एंड लास्ट केस जब एक्स वन से बड़ा है, एक्स वन से बड़ा है तो एक्स माइनस वन, तो यानी इधर आएगा बच्चों एक्स माइनस वन यानी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी। अरे मैंने यहाँ एफ एक्स को लिखा है एक्स माइनस वन है ना, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, जो जो एक्स की वैल्यूज के लिए जो जो एफ एक्स है ना वही डाल रहा हूं मैं। अब बोला कि ये फंक्शन है ना कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी में खतरा कहां कहां है, देखो ये सब पॉलिनोमियल है तो सब जगह कंटिन्यूअस होगा। माइनस ए पे खतरा है भैया, कि माइनस ए पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो माइनस ए का एलएचएल क्या आएगा, माइनस ए रखो यहाँ पे, माइनस ए प्लस ए जीरो वन आएगा एलएचएल, और माइनस ए का आरएचएल क्या आएगा देखना, माइनस ए प्लस ए खत्म तो वन प्लस बी आएगा, यानी बच्चों बी की वैल्यू तो सर्टेनली जीरो ही होनी पड़ेगी, बी जीरो होना पड़ेगा। अब जरा बी जीरो होके लिखें क्या एक बार और फंक्शन, तो हमने बोला कि चलो भाई पहले तो जी ऑफ एफ एक्स में बी को जीरो करते हुए लिखते हैं यार फंक्शन को, तो पहले तभी एक्स प्लस ए प्लस वन, ए अभी नहीं निकला है, और बी जीरो कर देंगे तो एक्स प्लस ए माइनस वन का होल स्क्वायर, या निकाल ही लें क्या, छोड़ो ना यार, नहीं तो फिर दो बार लिखना पड़ेगा, सॉरी निकाल ही लेते हैं यार। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे चेक किया है दोस्तों, माइनस ए पे, जीरो पे चेक करिए। तो जीरो पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जीरो पे इधर आएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, और जीरो पे इधर कितना आएगा बी, तो बी कट जाएगा, तो ए की वैल्यू मुझे लग रहा है वन आ रही है, ओके थोड़ा ही मेहनत करना था बस। तो यानी यहां पे आएगा एक्स प्लस वन यानी एक्स प्लस टू फॉर एक्स लेस देन माइनस वन, माइनस वन से जीरो के लिए ए को अगर वन रखोगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, सॉरी। तो मैं क्या कहता हूं ना कि माइनस वन से सीधा वन ही ले जाओ ना, नहीं समझ में आया तो एक बार और बोलता हूं। जैसे बी जीरो और ए वन रख रहे हैं आप, है ना, तो बी जीरो पे तो ये जीरो, और ए वन पे ये एक्स स्क्वायर, और बी जीरो पे ये भी एक्स स्क्वायर, सेम फंक्शन है। तो माइनस वन से लेकर वन तक है ना सेम फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और बी जीरो है तो अब आएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। अब मुझे क्या पूछ रहा है कि इज जी ऑफ एफ एक्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, अच्छा दिया हुआ है, फाइंड ए बी निकल गया। फर्दर फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए बी, क्या जी ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएबल है जीरो पे, आंसर इज यस, क्योंकि माइनस वन से वन के लिए तो थ्रू आउट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर जीरो पे डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो यस इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो देख लो बहुत आसानी से निकला है ना, कॉम्पोजिट है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये देखो ये 2020 का है, और देखने के बाद ये भी बच्चा घबरा सकता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ कुछ चीजें ध्यान से देखिएगा। जैसे एक तो डोमेन कर्टेल कर दिया ना, ये सब मिस मत कीजिएगा डेटा, ये सब डेटा अगर मिस हुआ तो गलतियां बढ़ जाएंगी। तो माइनस वन से वन है डोमेन, मतलब हमें एफ एक्स सिर्फ इसके बीच में बात करनी है। तो गाइज एफ एक्स का जो ग्राफ है ना, अन्ना ओजी सॉल्यूशन में इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं, तो देख लीजिएगा है ना, अगर इन केस आपने अभी तक उस सीरीज को अच्छे से नहीं फॉलो किया तो ये मैं थोड़ा ओरली निकाल देता हूँ है ना, क्योंकि इस तरह की चीजें मैंने बहुत सारी करवाई हुई है इस चैनल पे। तो माइनस हाफ से हमें से बकेट से ग्राफ बनता है, और इसमें शायद ये जो लाइन होगी ना ये हो जाएगी वन माइनस टू एक्स प्लस वन, टू हो जाएगा ना, जीरो कॉमा टू से पास कर रहा होगा। ये वाली लाइन हो जाएगी टू एक्स माइनस वन, टू एक्स प्लस वन, फोर एक्स, और ये डेफिनेटली माइनस फोर एक्स। तो हमसे माइनस वन से वन की तरफ चलेंगे बस। तो बच्चों एफ एक्स हमारा डिफाइंड हो चुका है। एफ एक्स हमारा तीन पार्ट में आएगा,
आई थिंक। एक तो आएगा -4x, -1 पे ओपन है दोस्त, तो -1 पे ओपन लेते हुए चलते हैं। -1/2 पे क्लोज या ओपन कुछ भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि -1/2 पे वैल्यू दोनों साइड से सेम आएगी। -1/2 से हाफ में यू कैन सी द लाइन इज 2, और उसके आगे देख सकते हैं आप, है ना, फिर से 4x आएगा, x की वैल्यू हाफ से 1, ये fx है ना। हाफ और -1/2 पे आप ऊपर नीचे कहीं भी क्लोज लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। gx शायद फ्रैक्शनल पार्ट x है, और -1 से 1 में ही उसको भी डिफाइन करना है, तो gx भी हम पकड़ के लिख देते हैं कि -1 से 0 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 होगा, तो x + 1, और 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा, तो दिस इज x। ये है gx फंक्शन। ओके, और f ऑफ gx फंक्शन की बात हो रही है। रीड दिस लाइन, लेट f ऑफ g -1 से 1 to r with a composite function this। तो f ऑफ g बोल रहा है कि c is the number of points where f of g is not continuous and d is the number of points not differentiable। मतलब हमें f of gx निकालने के बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे बात करनी है, बस सिंपल सी बात है। तो हमने बोला चलिए भाई f of gx निकालते हैं थोड़ा, है ना। तो अगर हम f of gx निकालेंगे, तो भाई जहां जहां x है वहां वहां gx रखेंगे, ऐसा जैसा मैंने बताया। -4gx, इधर तो 2 ही आएगा और इधर 4gx आएगा। फिर आएगा gx -1 से -1/2, तो gx तो -1 से -1/2 कभी हो ही नहीं पाएगा ना। और फिर gx -1/2 से हाफ, तो -1/2 से 0 नहीं हो पाएगा, बट यस 0 से हाफ जरूर होगा gx, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। और फिर gx हाफ से 1, इसका भी सॉल्यूशन आएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि जब gx -1/2 से हाफ है या कुछ ऐसा, तो क्या हो रहा है। तो मैंने बोला था ना gx का ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो -1 से 0 में अभी अभी आपने देखा कि x + 1 का ग्राफ था ऐसे, और 0 से 1 में x का ग्राफ था। -1 से स्टार्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और 1 भी ओपन ही है, देखिए। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो ये x एक्सिस ऊपर रहेगा, तो इसके पार्ट के लिए f ऑफ gx डिफाइन नहीं होगा। और इसमें बेटा -1/2 से 0 के लिए नहीं होगा, यानी 0 से हाफ के लिए होगा। तो लेट अस सी कि 0 से हाफ में gx कहां है। तो gx अगर मैं सोचूं 0 से हाफ, तो x की वैल्यू मुझे पहले तो यहां से यहां तक दिख रही है, देखो आप ध्यान से, ये पॉइंट है शायद -1/2, और ये पॉइंट है हाफ। यानी मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अगर तुम gx की वैल्यू को, है ना, सोचिएगा, gx की वैल्यू को 0 से हाफ के बीच में टिकाना चाहते हैं आप, तो x की वैल्यू एक तो सबसे पहले आएगी, है ना, x की वैल्यू एक तो सबसे पहले आएगी -1 से -1/2, और दूसरी केस में x की वैल्यू आएगी बेटा आपकी 0 से लेकर हाफ। और दोनों ही केस में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसमें भी 2 रहेगा और इसमें भी 2 रहेगा। लेकिन अब अगला, जब gx हाफ से 1 है, तो gx हाफ मतलब इस लाइन से इस वाली लाइन तक जाएंगे हम, है ना, ये हाफ से 1, gx हाफ से 1। तो gx हाफ से 1 जब निकालेंगे ना, तो x की वैल्यू पहले तो आएगी -1/2 से 0, -1/2 से 0 में हमारा आंसर आएगा 4 टाइम्स gx। gx की ये वाली लाइन है बच्चों x + 1, है ना, ये वाली चाहिए, ये वाली, तो यानी कि 4 टाइम्स x + 1। और फिर x की वैल्यू हाफ से 1 लीजिएगा, और इसमें है आपका कितना x, तो 4x। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ gx। चलिए f ऑफ gx बना के देखें एक बार, है ना। तो मेरे को कह रहा है कि -1 से -1/2 में 2 आएगा, तो -1 से -1/2 में अगर 2 आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, है ना, 2 आएगा, ये y = 2 वाली लाइन है। और फिर -1/2 से 0 में 4 × x + 1 आएगा, तो -1/2 पे इसकी वैल्यू अभी भी 2 है, और 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 4, तो यानी कि ये ऊपर की साइड ऐसे जाएगा।
है ना. दिस लाइन इज 4 × x+1, दिस इज 2, और 0 पे यहाँ पे ओपन सर्कल रहेगा, है ना. फिर देख सकते हैं 0 से हाफ में 2 आएगा, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि 0 से हाफ में मतलब यहाँ पे सेम लाइन आएगी ऐसे, और इधर फिर हाफ से 1 में 4x वाली लाइन आएगी, तो x इक्वल टू हाफ पे यहाँ पे 2 ही आएगा, मतलब ये भी 2 ही है, और 4 पे इसकी वैल्यू भी 4 हो जाएगी. आई थिंक चेक कर लो. हमें -1 से 1 ओपन में बात करनी है बच्चों. तो डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट पे हो रही है? -1 से 1 में. मुझे लग रहा है कि एक ही पॉइंट पे हो रही है, एंड दैट पॉइंट इज नॉन डिफरेंशियबिलिटी कितने पॉइंट पे हो रही है? तो एक तो -1/2 पे, फिर 0 पे, फिर हाफ पे 3, यानी C+D का जो आंसर आएगा दैट विल बी 4, है ना. इसका आंसर क्या आएगा? 4. तो काफी बढ़िया सवाल था, कॉम्पोजिशन का एकदम तगड़ा वाला सवाल. मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन परफेक्टली अच्छी तरीके से समझते हैं तो बड़ी जल्दी कर पाइएगा, नहीं तो फिर इसमें फंस जाइएगा, मामला खतरनाक लग रहा है. अब यहाँ भी देखिए f5x निकालना है शायद. तो f1x दिया हुआ है, fnx है क्या? f1 fn-1x कंपोज करना है. f1 जैसे f2x निकालना है आपको, है ना. f2x निकालना है, तो दिस इज f1 o f1x, ऐसा कुछ. f3x निकालना है, तो ऑफकोर्स f1 o f2x, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा. ठीक है, और हमें a+b निकालना है, हमें a+b निकालना है. जैसे अगर हम f2x निकालते हैं तो f1o f1x, तो मेरे ख्याल से f1o f1x यानी कि 3x+2/2x+3. तो दिस थिंग इज आई थिंक 3 × 3x+2 + 2 × 2 × 3x+2. Let us simplify this. 3 × 3 मतलब 9x+6, और एलसीएम लेने के बाद लिख रहा हूं 4x+6, और नीचे 6x+4, वो +4x+6, नहीं 6x+4, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, 3 है शायद यहाँ पे. 6x+9, हाँ अब ठीक है. तो ऊपर आ रहा है 13x+12, और नीचे देखो 12x+13. ये कुछ पैटर्न बना रहा है दोस्त, अगर ध्यान से देखो तो 3 2 2 3 13 12 12 13. और जो a+b की बात कर रहे हैं ना, तो a+b तो बड़ा प्यारा सा दिख रहा है ना इसमें. a+b जैसे कि अगर इसका a+b सोचे तो 5 है, अगर f2x का पूछता तो 13+12 25 है, 5 का स्क्वायर. आई होप कि, मुझे लग रहा है कि अगर ये पैटर्न कंटिन्यू करता है तो f3x में शायद शायद 5, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब टाइप का बनेगा, है ना. चलिए देख लेते हैं. तो f3x में क्या आएगा? f1o f2x. तो f1 क्या है ना, वो तो हमें पता ही है, और f2x. तो दिस इज 3 × 3x+2, तो 13x+12/12x+13 +2. एक और निकाल लेते हैं, अगर पैटर्न बन रहा होगा तो अपने आप इसके हिसाब से बन जाएगा. जनरली प्रूव कर सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया. 13x+12/12x+13 +3, आई थिंक. तो यहाँ 39x +36 +24x +26. चेक करना भैया, 36 26, 26x +24, और 36x
प्लस 39, 9 4 13 के 3 हासिल, 1 3 2 5 1 6, 63x, देखो 125 आ गया ना। और यहाँ 62x प्लस 63। तो आई थिंक आपको अगर करना हो तो करके देख लेना, बट आई एम वेरी श्योर कि ये कुछ पैटर्न ऐसा ही कुछ बन रहा होगा, और इसको हम शायद अगर पी एक्स प्लस क्यू प्लस अपॉन समथिंग, अगर वैसे क्यू एक्स प्लस पी लेकर चलें, है ना, मतलब कुछ ऐसा लेके चलें कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्यू एक्स प्लस पी, है ना, तो यू विल सी कि जो अगला वाला आएगा, जैसे यहाँ पी प्लस क्यू समय, तो अगला वाला पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, फिर पी प्लस क्यू का होल क्यूब, ऐसे ही करके बन जाएगा वो, है ना। तो यानी मुझे लग रहा है कि अगर एफ टू एक्स में 5 का स्क्वायर है, एफ थ्री एक्स में 5 का क्यूब है, तो एफ फोर एक्स में 5 की पावर 4 होगा, और ए प्लस बी मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 की पावर 5 आएगा। मतलब मुझे लग रहा है 3125 इसका आंसर बन जाएगा। तो मेनी टाइम्स इस तरह के पैटर्न वाले सवाल देते हैं, तो आप देखकर परेशान मत होइएगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जैसे अब ये देखो, ये भी पैटर्न वाला ही सवाल लग रहा है, अभी इस तरह का किया है कुछ हमने, लेकिन इसमें बोला है कि 10 बार ही कंपोज कर रहे हैं, जो फंक्शन है ना, इसको 10 बार कंपोज करके ये लेकर आए। तो भाई अगर 2 बार करें तो क्या आएगा, देखें एक बार। अब ये सब पूरा पैटर्न बेस्ड सवाल है ना। तो 2fx इंटू रूट अंडर 1 प्लस 9fx का स्क्वायर। fx अगर फिर से रखते हैं तो 2 इंटू 2x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 9x स्क्वायर, अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 9 इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 प्लस 9x स्क्वायर तो जाएगा, एंड दिस इज 2 स्क्वायर एक्स, कुछ तो बना है ना, 2 बार में 2 स्क्वायर है तो 10 बार में 2 की पावर 10, यानी देखिए कुछ पैटर्न तो है यार। और इधर आएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी दिस मीन्स कि दिस इज 2 स्क्वायर एक्स, है ना। अभी हो सकता है नहीं दिख रहा है पैटर्न, लेकिन मुझे लगता है कि आई होप एक बार और करेंगे ना काम तो शायद दिख जाए, है ना। 1 प्लस, है ना, 1 प्लस में ही आ रहा है ना, और 9 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके ओके ओके, दिख गया। यहाँ पे शायद 2 की पावर 0 फिर 2 स्क्वायर आ गया, तो फिर अगले वाले में मुझे लगता है 2 की पावर 4 आना चाहिए, है ना। एक और ट्राई कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर गलती होने के भी चांसेस रहते हैं कभी कभी। एक और ट्राई कर लेते हैं, यानी एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं 3 बार, है ना। ये मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, है ना। तो 2 इंटू, है ना, इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो यह हमारा एफ ऑफ एफ एक्स निकला हुआ है, तो इसमें एक बार एफ एक्स रख देते हो, 2 स्क्वायर इंटू एक्स की जगह आएगा 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में फिर से 4x स्क्वायर एंड 1 प्लस 9x स्क्वायर। फिर से एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 2 क्यूब एक्स, और ये रूट अंडर 1 प्लस 9x स्क्वायर तो गया, एंड दिस अगर ये एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस ये 4 को अंदर ले जाओ, तो 9 इंटू 1, देखो 4 अंदर जाएगा तो 4 इंटू 1 इज 4, मतलब 2 स्क्वायर, और प्लस 4 इंटू 4 16, 16 मतलब हो गया 2 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वही आ रहा है जो हमने सोचा था, 2 क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 कॉमन, और अंदर आ रहा है 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, यानी यहां से मुझे बहुत हद तक क्लियर हो चुका है अब
कि ये जो अल्फा है ना, ये सीरीज है ना, अल्फा ये सीरीज है, मतलब अल्फा की वैल्यू जो होगी दैट इज 1 + 2² + 2 की पावर 4। 3 टर्म्स आ गए ना, इसमें टोटल 10 टर्म्स होंगे। यानी कि हम लोग बोलें कि इसका आएगा सम r⁻n -1 अपॉन 2² इज द कॉमन रेशियो, तो 4 - 1 3। तो बेटा 3α+1 इज वेरी मच क्लियर, दिस इज 2 की पावर 20। और √3α+1 पूछ रहा है भाई, तो 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 इज 1024, मतलब द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1024। तो भाई ये भी पैटर्न बेस्ड सवाल है ना, ये भी पैटर्न बेस्ड सवाल है ना? ये आई थिंक अब लास्ट सवाल आ गया 20 नंबर, है ना। इसकी डीपीपी ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं इस फाइल को भी शेयर कर दूंगा, है ना, वीडियो लाइव होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एफ एक्स एंड जी एक्स भी 2 रियल पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 और 1 है। अब देखो ये भी बड़ा खतरनाक सा है, तो हमें एफ एक्स जी एक्स मानना पड़ेगा, और क्या करेंगे। तो एफ एक्स जैसे कि ax² + bx + c मानिए, और जी एक्स अपन को मानना पड़ेगा भाई lx + m टाइप का। मुझे लगता है जी ऑफ एफ एक्स जल्दी निकाल लेंगे अपन। तो L ऑफ एफ एक्स मतलब ax² + bx + c और प्लस m, एंड दैट इज 4x² + 6x + 1। अब इसमें जितनी जल्दी आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए उतना फायदा है। बाकी हो सकता हो कुछ ऑब्जर्वेशन हम क्रैक कर लें, लेकिन उसमें भी हो सकता हो टाइम लग जाए। एक्स का कोएफिशिएंट BL इधर, और इधर 6, और इधर CL + m इज इक्वल टू 1। चेक कर लो आप एक बार, इससे कुछ नहीं निकला है ना। अब हम f ऑफ जी एक्स भी निकालेंगे। तो f ऑफ जी एक्स, लेट्स फाइंड दिस। तो ये एफ एक्स है, इसमें जी एक्स रखेंगे तो a इंटू जी एक्स का स्क्वायर, यानी कि LX + m का होल स्क्वायर, प्लस b इंटू LX + m, और प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू 8x² - 2x। मैं डायरेक्टली थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, है ना। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो x² का ऑप्शन बस यहाँ मिलेगा, एंड दैट इज AL² x²। AL² इज 8, दैट गिव्स मी L। क्योंकि एल अगर 4 है और AL² 8 है, तो डिवाइड करते हैं तो L की वैल्यू 8/4 मतलब 2 आ जाएगी। L की वैल्यू 2 रखेंगे तो A भी 2 आ रहा है। L की वैल्यू यहाँ 2 रखिएगा तो B की वैल्यू 3 आ रही है, और यहाँ पे L की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2C + m इज 1। ओके, अब x का कोएफिशिएंट निकालिए। x का कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे a इंटू 2LM और प्लस BL, एंड दैट इज -2। a की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू L भी 2 है, इंटू m प्लस BL इज 6 इज -2। तो दिस इज 8m इज इक्वल टू -8, सो द वैल्यू ऑफ m इज -1। भाई अगर m -1 है तो उसको उठा के यहाँ रख दो, तो 2C -1 इज 1, यानी कि C की वैल्यू बेटा 1 आ गई। तो मुझे लग रहा है कि अब फाइनली सब सॉल्व हो चुका है। एफ एक्स हमारा आया है ax², यानी कि 2x² + 3x और +1, और gx मेरा आया है LX मतलब 2x -1, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा। तो f(2) + g(2) निकालना है। f(2) कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और +3 दूनी 6 + 1 15। 2 दूनी 4 में से गया 3। देख लो भाई, मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। अब कुछ कैलकुलेशन एरर होगी तो अलग बात है। एक बार और देख लें क्या, इतनी सारी कैलकुलेशन है। CL + m is 1, AL is this, BL is 6। तो आई होप ये वाला पार्ट तो ठीक है। AL² x²,
इज 8। एक लास्ट वाला कोफिशिएंट देख लें क्या, उससे समझ में आ जाएगा। a इंटू एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज 0, दिस शुड बी 0। तो a is 2, तो 2m square is going to be 2, b is I think 3, तो m is -1 तो -3। हाँ मेरे ख्याल से 0 ठीक ही लग रहा है, मेरे ख्याल से सेटिस्फाई कर रहा है यार। तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, बाकी कुछ एरर हो तो आप अपने हिसाब से संभाल लीजिएगा। 318 पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ मतलब आंसर कुछ डिफरेंट था या कुछ जैसे दिमाग में आ रहा है। खैर छोड़िए, मेरे ख्याल से तो करने का तरीका यही है, तो आई होप इट इज़ क्लियर एंड इट इज़ क्लियर। और इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा है ना टेलीग्राम चैनल पे, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस, है ना। एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर इस मेहनत को फीडबैक दीजिएगा है ना। और कॉम्पोजिट में आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, है ना। आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। इससे रिलेटेड और भी अगर प्रॉब्लम्स हैं आपके पास आपकी शीट में या मॉडल में या कहीं और है ना, तो आप उसको कर लीजिएगा, है ना। आई होप आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय।